ready? Are you ready? हेलो एंड वेलकम एवरीवन। माई सेल्फ पवन कारवंडे, आई एम बीटेक थर्ड ईयर स्टूडेंट फ्रॉम आईआईटी धारवाड़। और हम लोग इनविजिबल मैकेनिक्स के चैनल पे कर रहे हैं वन शॉट जेई के लिए। सबसे पहले तो हमने कैलकुलस कंप्लीट किया। कैलकुलस कंप्लीट करने के बाद हम अलजेब्रा कंप्लीट करने लग गए हैं। और अलजेब्रा में ये आपका सेकंड लास्ट टॉपिक परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसके बाद हम लोग करेंगे प्रोबेबिलिटी। अब एक्चुअली अलजेब्रा पे मैंने 6 चैप्टर्स को रखा था, आपको जैसे कि याद है। उसमें से प्रोबेबिलिटी खत्म करने के बाद 5 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। छठा चैप्टर जो था वो था मैट्राइसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। अब एक्चुअली हम लोग एक चैप्टर पीछे चल रहे हैं शेड्यूल में, तो मैंने सोचा कि मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स को होल्ड करते हैं। हम लोग पहले करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा का पूरा। 1 तारीख से हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू करेंगे, 1 या 2 तारीख से। और फिर 10 तारीख तक हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म करेंगे। फिर उसके बाद अगले 4-5 दिनों में हम लोग करेंगे वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री। और फिर उसके बाद ये वाला चैप्टर कर लेते हैं मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। जिससे कुछ लोग ऐसे हैं ना जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे ये समझ के बैठे हैं। तो ये चैप्टर पहले ख़त्म करते हैं, फिर ये जो अपना चैप्टर पीछे रह गया है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, इसको ख़त्म कर लेंगे। ठीक है। तो हमारे शेड्यूल में कोई भी लेट नहीं होगा। आप लोगों को बहुत सारे फेक एजुकेटर्स मिल जाएंगे जिन्होंने आपको सपने दिखाए होंगे, हम लोग ये कंप्लीट करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। बट मैं यहाँ पे हूँ जो सारा का सारा शेड्यूल के हिसाब से पूरे के पूरे चैप्टर्स कंप्लीट करा रहा हूँ। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। उससे पहले अगर किसी को कोई दिक्कत है किसी भी चीज़ में तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे रीच कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम का यूज़र नेम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर दो, मैं आपकी क्वेरी ज़रूर दूर करूँगा। ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते भी हैं इंस्टाग्राम पे अलग अलग डाउट, तो मैंने सोचा क्यों ना चलो डाउट सबके क्लियर कर देते हैं। जो भी डाउट हो आपके, चाहे मैथमेटिक्स में कोई डाउट हो, चाहे कोई क्वेश्चन में डाउट हो, या फिर कोई पर्सनल डाउट हो, पढ़ने के लिए पर्सनल डाउट या फिर माइंडसेट कुछ भी, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो सिलेबस में तो हमें सिर्फ यही चीज़ें गिवन थी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, परमुटेशन एज एन अरेंजमेंट एंड कॉम्बिनेशन एज सेलेक्शन, मीनिंग ऑफ पीएनआर, मीनिंग ऑफ सीएनआर और सिंपल एप्लीकेशंस। तो ये बहुत ही बेसिक बेसिक चीज़ है। बट परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में मैं पूरा का पूरा चैप्टर कवर करूँगा। आप ये कह सकते हो कि ये चैप्टर पूरा एडवांस लेवल तक ही कवर हो जाएगा। अब परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन ऐसा चैप्टर है ना जिसमें कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं है, बस ज़्यादा कुछ है लॉजिक। जिसको लॉजिक लगाना आता है, जिसको लॉजिकल रीजनिंग थोड़ी बहुत आती है, वो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन इस चैप्टर को आराम से कर सकता है। अब अगर आप में से जिन लोगों ने ये चैप्टर पहले से पढ़ रखा है, जिनको आता है, वो लोग क्या करेंगे, वो लोग पूरा का पूरा लेक्चर देखेंगे। बीच बीच में जहाँ पे क्वेश्चन है वहाँ पे पॉज करके क्वेश्चंस को ट्राई कर लो। और जिन लोगों को ये चैप्टर नहीं आता बिल्कुल भी, उन लोगों के लिए मेरी सलाह ये है कि आप लोग बस अभी पेन बुक जो भी लिया है वो सब रख दो और शांति से पूरा का पूरा चैप्टर देखो। क्योंकि इसमें हर एक क्वेश्चन में आपको कुछ नया देखने को मिलेगा, हर एक क्वेश्चन से आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। और जब ये पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो आपके पास एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग रहेगी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर की। तो जो लोग पहले से कर चुके हैं ये चैप्टर रिवीजन के लिए देख ले, वो लोग हर एक क्वेश्चन को ट्राई करो। बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है लेक्चर में, और लेक्चर के अंत में भी मैंने PYQs लिए। तो आप लोग बस वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को ट्राई करो। और जिन लोगों ने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है ना, आराम से बस तकिया लेके बैठ जाओ, पूरा का पूरा चैप्टर देख लो। चलो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल क्या होता है, देखो इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो आपको 2 सिटीज़ के बीच में जाना है, मुंबई एंड दिल्ली। ठीक है, मुंबई एंड दिल्ली। अब मुंबई और दिल्ली के बीच में जाने के लिए हमारे पास 3 ट्रांसपोर्ट के रूट्स है। कौन कौन से रूट्स है? चलो बाय रोड तुम लोग जा सकते हो, ठीक है, बाय रोड चले गए हम लोग। या फिर हम लोग जा सकते हैं बाय ट्रेन, ट्रेन का यूज़ करके। या फिर हम लोग जा सकते हैं बाय प्लेन, ठीक है, प्लेन का यूज़ करके। तो अगर मैं तुमसे पूछूंगा कि मुंबई से लेके दिल्ली के बीच में तुम लोग कैसे जा सकते हो, तो 3 वेज है, रोड, ट्रेन और प्लेन।
सो इफ़ आई आस्क यू हाउ कैन यू गो फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली, तो तुम कहोगे कि मैं बाय रोड जा सकता हूँ, और आई कैन गो बाय ट्रेन, और आई कैन गो बाय प्लेन। तो जहाँ पर भी और आता है ना, और वहाँ पे यूज़ होता है एडिशन रूल। एडिशन रूल। सो कितने नंबर ऑफ वेज है मुंबई से दिल्ली जाने के? नंबर ऑफ वेज 3। तो जहाँ पर भी और आएगा वहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे एडिशन रूल। अभी यहीं यहीं पर देख लो, अगर मैं जाना चाहता हूँ मुंबई से दिल्ली, और फिर उसके बाद गुवाहाटी मान लो, तो मुंबई से दिल्ली जाने की 3 वेज है, और फिर दिल्ली से गुवाहाटी जाने की 3 वेज है। तो अगर मैं पूछूंगा कि अगर मुझे मुंबई से गुवाहाटी जाना है तो मैं कैसे जाऊंगा? सो फर्स्ट आई विल गो फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली, एंड देन आई विल गो फ्रॉम दिल्ली टू गुवाहाटी, मतलब एंड। तो जहाँ पर भी एंड आता है वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल। तो इस केस में नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? इस केस में नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 9, 3 इंटू 3, 9। आ गया समझ में कहाँ पे एडिशन रूल यूज़ करना है, कहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल यूज़ करना है? चलो इसके ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं, ट्राई करो इस क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, स्टेडियम हैज़ 5 गेट्स। एक स्टेडियम है, उस स्टेडियम के 5 गेट है, 3 ऑन साइड 1 एंड 2 ऑन साइड 2, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक रफ डायग्राम बना देता हूँ स्टेडियम का, फिर हम लोग देखेंगे। तो एक यहाँ पे स्टेडियम है, और इस स्टेडियम के 5 गेट्स है, 3 ऑन साइड 1, तो साइड 1 पे यहाँ पे 3 गेट्स है, और साइड 2 पे 2 गेट्स है। तो हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में? हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज एज पर द फॉलोइंग कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है? एंट्री एंड एग्जिट फ्रॉम एनी डोर। एंट्री एंड एग्जिट फ्रॉम एनी डोर। अब 5 डोर है, तुम एंट्री किसी भी डोर से ले सकते हो, एग्जिट किसी भी डोर से कर सकते हो। तो एंट्री करने के कितने वेज हो गए? 5, और फिर एग्जिट करने के कितने वेज हो गए? 5। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? 25। सेकंड देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, एंट्री एंड एग्जिट फ्रॉम डिफरेंट डोर्स। मतलब तुमने जिस डोर से एंट्री की है उस डोर से अभी एग्जिट नहीं करनी है। तो एंट्री करने के लिए 5 डोर्स है, अभी एग्जिट करने के लिए जिस डोर से तुमने एंट्री की है वहां से तो एग्जिट नहीं कर सकते, तो नंबर ऑफ वेज एग्जिट के कितने बच गए? 4। तो 5 इंटू 4 20। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा है, एंट्री फ्रॉम साइड 1 एंड एग्जिट फ्रॉम साइड 2। अब तुम्हें साइड 1 से एंट्री करनी है और साइड 2 से एग्जिट करना है। साइड 1 से एंट्री करने के कितने नंबर ऑफ वेज है? 3। और साइड 2 से एग्जिट करने के कितने नंबर ऑफ वेज है? 2। सो 3 इंटू 2 6 वेज। फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछा है, एंट्री एंड एग्जिट शुड बी फ्रॉम डिफरेंट साइड्स। अब ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एंट्री और एग्जिट हमें डिफरेंट साइड से करनी है। अब परमुटेशन कम्बिनेशन में ना तुम्हें नंबर ऑफ वेज सोचने होते हैं कि कितने केसेस बन सकते हैं। अब एंट्री एंड एग्जिट डिफरेंट साइड से, तो यहाँ पे मैं साइड 1 से एंट्री कर सकता हूँ, साइड 2 से एग्जिट कर सकता हूँ, या फिर मैं साइड 2 से एंट्री करके साइड 1 से एग्जिट कर सकता हूँ। और आया ना दोनों के बीच में, दो केसेस के बीच में क्या आया? और मतलब हमें ये दोनों केसेस के नंबर ऑफ वेज कैलकुलेट करके उन्हें ऐड करना पड़ेगा। जहाँ पे और आता है वहाँ पे एडिशन रूल यूज होता है। सो पहला केस है कि साइड 1 से मैंने एंट्री किया, एंट्री फ्रॉम साइड 1 एंड एग्जिट, है ना। फर्स्ट केस में मैं क्या करूंगा, एंट्री करूंगा साइड 1 से और एग्जिट करूंगा साइड 2 से। और मैं क्या कर सकता हूं, या फिर मैं क्या कर सकता हूं, मैं एंट्री कर सकता हूं साइड 2 से और एग्जिट कर सकता हूं साइड 1 से। तो कितने नंबर ऑफ केसेस हो जाएंगे, एंट्री फ्रॉम साइड 1 3 इंटू एग्जिट फ्रॉम साइड 2 इंटू 2, प्लस एंट्री फ्रॉम साइड 2 2 इंटू एंट्री फ्रॉम एग्जिट फ्रॉम साइड 1 3। सो 6 + 6 दैट इज 12। तो 12 नंबर ऑफ वेज है जिसमें तुम एंट्री कर सकते हो एक साइड से और एग्जिट कर सकते हो दूसरी साइड से। आ रहा है समझ में कैसे नंबर ऑफ वेज कैलकुलेट करने? क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, फिलिंग द वैकेंट स्पेसेस। तो इसमें एक क्वेश्चन मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ, अगला क्वेश्चन तुम कर सकते हो। देखो यहाँ पे हमसे पूछा है हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5। हमारे पास 5 डिजिट्स है, उससे हम लोग कितने 4 डिजिट नंबर फॉर्म कर सकते हैं।
अब यहाँ पे दो केसेस है, एक तो रिपीटेशन अलाउड है, मतलब एक डिजिट को तुम बार बार यूज कर सकते हो, एंड सेकेंड इज विदाउट रिपीटेशन, मतलब रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो फिलिंग द वैकेंट स्पेसेस, जैसे कि प्रोनाउंसिएशन एंड कॉम्बिनेशन में डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिससे हम लोग नंबर ऑफ वेज कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसका तुम डायरेक्टली भी आंसर बता सकते हो या फिर तुम यूज कर सकते हो फिलिंग द कॉन्सेप्ट का, फिलिंग द प्लेसेस का। तो यहाँ पे मुझे 4 डिजिट नंबर बनाना है, 4 डिजिट नंबर। तो कितने ऐसे वेज है जिसमें मैं इस प्लेस को फिल कर सकता हूँ? सबसे पहले तुम्हें 1000 प्लेस को फिल करना है। क्यों? क्योंकि कई बार जो डिजिट्स गिवन होते हैं उसमें जीरो आता है, और जीरो तो यहाँ पे नहीं आ सकता ना, तो इसीलिए हमें इस प्लेस को पहले फिल करना है। काफ़ी सारे लोग यूनिट डिजिट से स्टार्ट कर लेते हैं, यूनिट डिजिट से फिलिंग करना स्टार्ट करते हैं, वो गलत है। क्यों? क्योंकि अगर जीरो आ गया तो जीरो तो यहाँ पे नहीं आ सकता। तो इसीलिए जब भी तुम नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ वेज ए नंबर कैन बी फॉर्म कैलकुलेट कर रहे हो, तो तुम्हें इस प्लेस से स्टार्ट करना है। तो कितने नंबर ऑफ वेज है जिसमें मैं इस प्लेस को फिल कर सकता हूँ? 5 है, 5 डिजिट्स है तो 5। फिर एक डिजिट तो यूज हो गया, पहले हम लोग विदाउट रिपीटेशन कैलकुलेट कर रहे हैं, सो दिस इज 4 इंटू 3 इंटू 2, 120 नंबर्स कैन बी फॉर्म विदाउट रिपीटेशन। अगर यहीं पे मैं रिपीटेशन अलाउड कर दूं, मतलब एक डिजिट को तुम यूज कर सकते हो, रिपीट कर सकते हो, तो ये प्लेस फिल करने के 5 तरीके हैं। 5 डिजिट है तो सेकेंड प्लेस फिल करने की भी 5 ही तरीके हैं, क्योंकि नंबर को तो अब मैं रिपीट कर सकता हूँ, डिजिट को मैं रिपीट कर सकता हूँ, इंटू 5 इंटू 5। तो ये कितना हो जाएगा? 625। तो इस केस में कितने वेज आ जाएंगे? 625 वेज। ठीक है, चलो ट्राई करो खुद से। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 4 कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट्स 0 1 2 3 4 विदाउट रिपीटेशन? ट्राई करो इस क्वेश्चन को। देखो, अब यहाँ पे मुझसे पूछा है कि कितने 4 डिजिट नंबर्स मैं फॉर्म कर सकता हूँ यूजिंग दीज डिजिट्स। अब डायरेक्टली अगर यहाँ पे कुछ भी कंडीशन नहीं देता, डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाय 3 ऐसा नहीं देता, तो मैं क्या करता? मैं डायरेक्टली ऐसे 4 वैकेंट प्लेसेस बनाता। इस प्लेस को मैं फिल कर सकता हूँ कितने टाइम्स? 5 डिजिट है बट जीरो इस प्लेस पे नहीं आ सकता, तो इसको मैं फिल कर सकता हूँ 4 वेज में, इनटू, अब एक नंबर तो यूज हो गया इन पांचों में से, अब 4 नंबर्स बचे, तो इसको भी मैं 4 वेज में फिल कर सकता हूँ, फिर इंटू 3 वेज में, इंटू 2 वेज में। ये आंसर आता अगर मुझसे सिर्फ पूछा होता कि हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म। बट यहाँ पे हमें क्या दी है? कंडीशन दी है। क्या कंडीशन दी है? कि हमें ऐसे नंबर्स बनाने हैं जो 4 से डिविजिबल हो। अब इसके लिए तुम्हें 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट पता होना चाहिए। 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है? कि अगर लास्ट के दो नंबर्स अगर 4 से डिविजिबल है किसी भी नंबर में, तो वो नंबर 4 से डिविजिबल होता है। करेक्ट है? तो यहाँ पे देखो 4 से डिविजिबल लास्ट के दो नंबर्स क्या क्या होने चाहिए, तो हमें यहाँ पे केसेस लिखने पड़ेंगे, केसेस लिखने पड़ेंगे हमें यहाँ पे। क्लियर है? पहले तो लास्ट के दो डिजिट्स क्या हो सकते हैं? 0 4 हो सकते हैं, फिर 0 8 नहीं बन सकता, 12 बन सकता है, 16 नहीं, फिर 20, हाँ 20 आ सकता है लास्ट में, 24 आ सकता है लास्ट में, 24 आ सकता है, फिर बताओ 32 आ सकता है लास्ट में, और 40 आ सकता है। जो डिजिट्स हमें गिवन है उसमें से लास्ट के दो डिजिट 4 से डिविजिबल हो, ऐसे इतने केसेस में बना सकता हूं। तो कितने नंबर्स होंगे जिनके लास्ट में 0 4 आएगा? बताओ, अब सोचो कितने ऐसे होंगे। तो दो डिजिट यहाँ पे यूज हो गए, दो डिजिट यहाँ पे यूज हो गए, 0 एंड 4 यूज हो गए। अभी मेरे पास 3 डिजिट है, दो प्लेसेस है, तो इस प्लेस को मैं 3 वेज में फिल कर सकता हूँ, इनटू इस प्लेस को मैं 2 वेज में फिल कर सकता हूँ, तो टोटल नंबर यहाँ पे हो गए 6। समझ रहे हो? नेक्स्ट में देखो 1 2 यूज हो चुका है, अब दो प्लेसेस है और 3 डिजिट्स है, 0 3 4, बट 0 यहाँ पे 1000 प्लेस में नहीं आ सकता, तो इसको फिल करने के दो ही वेज है। फिर 3 या 4 में से कोई इसमें आ गया, अभी जो दो डिजिट्स बचे हैं वो अगली वाली पेज में आ जाएंगे, तो यहाँ पे 4 नंबर्स बन गए। 2 0 2 0, अभी 3 नंबर से दो प्लेसेस है, तो इस प्लेस को मैं फिल कर सकता हूँ 3 इंटू 2 6 वेज में। 2 4, तो 2 4 यूज हो गया, 3 डिजिट बचे हैं, सो 3 नहीं, 3 नहीं, देखो 0 1 3 है, तो 0 तो नहीं आ सकता, सो 2 इंटू 2 4 वेज में। फिर उसके बाद 3 2, ये भी 2 इंटू 2 4 वेज, और 4 0, ये क्या आएगा? 3 इंटू 2 6 वेज। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं जिनमें मैं नंबर फॉर्म कर सकता हूं विदाउट रिपीटेशन विच इज डिविजिबल बाय 4? इन सब का एडिशन, क्योंकि नंबर या तो ये हो सकता है और
द नंबर कैन बी एंडिंग विथ 12 और द नंबर कैन बी एंडिंग विथ 20, तो और आ रहा है तो सब केसेस को ऐड करना पड़ेगा. सो द टोटल नंबर ऑफ वेज इज 6 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 6. कितना होगा ये आंसर बताओ? 10 10 30. टोटल नंबर ऑफ वेज इज 30. आ रहा है सबको समझ में? क्लियर है सभी को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ट्राई करो. In how many ways can a student answer 10 questions if questions are single correct type and questions are multiple correct type? अब ये क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट पार्ट तो इसका बहुत आसान है बट सेकेंड पार्ट इसका मुश्किल है. देखो, इन हाउ मेनी वेज कैन ए स्टूडेंट आंसर ए क्वेश्चन 10 क्वेश्चंस इफ क्वेश्चंस आर सिंगल करेक्ट टाइप. अच्छा 4 ऑप्शन है क्वेश्चन में. ठीक है, नंबर ऑफ ऑप्शंस तो पता होनी चाहिए ना. तो 4 ऑप्शंस है क्वेश्चन में. देयर आर 4 ऑप्शंस टू ईच क्वेश्चन. 4 ऑप्शंस पर क्वेश्चन. देखो, अगर क्वेश्चन सिंगल करेक्ट टाइप है, 10 क्वेश्चन है, तो वो फर्स्ट क्वेश्चन पे जाएगा. फर्स्ट क्वेश्चन के लिए उसके पास चॉइसेस कितने हैं? 4 चॉइसेस है, ए बी सी डी, है ना. तो इन 4 चॉइसेस में से कोई चॉइस चूज करेगा. सो नंबर ऑफ वेज चूजिंग कितने हो जाएंगे? 4. नेक्स्ट वो सेकंड क्वेश्चन पे जाएगा, उसके लिए उसके पास 4 चॉइसेस है, तो इंटू 4 इंटू ऐसे ही 10 टाइम्स 4 टू द पावर 10. ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर. अब सेकंड, अब क्वेश्चन मल्टीपल करेक्ट टाइप है. ठीक है, अब क्वेश्चन सिंगल करेक्ट टाइप नहीं है, अब क्वेश्चन है मल्टीपल करेक्ट टाइप. तो अब कितने नंबर ऑफ वेज है जिसमें वो 10 क्वेश्चंस को आंसर कर सकता है? तो देखो, इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हो सकते हैं. पहला मेथड क्या होगा कि तुम हर एक क्वेश्चन में केसेस बनाओ. अब जैसे कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में कितने केसेस बन सकते हैं? या तो 4 में से एक ऑप्शन करेक्ट हो, एक ऑप्शन करेक्ट हो तो उसके 4 केसेस बन जाएंगे ए बी सी डी में से. ये हो सकता है कि 4 में से 2 ऑप्शन उसने मार्क किए, है ना. तो 4 में से 2 ऑप्शन वो कैसे मार्क कर सकता है? या तो ए बी करेगा, ए सी करेगा, ए डी करेगा, या फिर बी सी करेगा, सी डी करेगा, या फिर बी डी करेगा. 6 ऑप्शन है उसके पास. या तो ये हो सकता है कि वो 3 ऑप्शन मार्क करे 4 में से. मल्टीपल करेक्ट है ना, तो मल्टीपल करेक्ट में 1 2 3 4 कितने भी करेक्ट हो सकते हैं. तो 3 ऑप्शन मार्क करने के कितने तरीके हैं? 4 तरीके हैं. और या हो सकता है कि वो चारों में से चारों मार्क कर दे, चारों में से चारों ऑप्शन को चूज करे, तो उसका एक ही तरीका है. तो टोटल नंबर ऑफ वेज एक क्वेश्चन को आंसर करने के कितने हो गए? 15. तो अगर वो एक क्वेश्चन को 15 वेज में आंसर कर सकता है तो उसके पास कितने क्वेश्चन है? टोटल 10 क्वेश्चन है. तो फर्स्ट क्वेश्चन को 15 वेज में, सेकंड क्वेश्चन को 15 वेज में, थर्ड क्वेश्चन को 15 वेज में, ऐसे ही वो 10 क्वेश्चन को 15 वेज में आंसर करेगा. सो आंसर विल बी 15 टू द पावर 10. ये हो गया एक तरीका सॉल्व करने का. अब देखो, यहाँ पे एक दूसरा तरीका भी होता है सॉल्व करने का. समझो इस मेथड को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सेकंड मेथड, मेथड 2. तो मेथड 2 में मैं जाऊंगा फर्स्ट ऑप्शन पे. अब ये हो सकता है कि वो फर्स्ट ऑप्शन को चूज करे या फिर चूज ना करे. दो ही पॉसिबल आउटकम्स है ना, कि वो फर्स्ट ऑप्शन को मार्क करेगा या फिर मार्क नहीं करेगा. तो नंबर ऑफ वेज कितने हो गए यहाँ पे? 2. सिमिलरली वो बी ऑप्शन पे जाएगा. अब उसके पास और 2 चॉइसेस है, मार्क करना या फिर मार्क ना करना, तो इंटू 2. फिर सी ऑप्शन के लिए इंटू 2, डी ऑप्शन के लिए इंटू 2. अब यहाँ पे मैंने सभी के नंबर ऑफ वेज एक जगह पे ला दिए कि या तो वो उस ऑप्शन को मार्क कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है. तो आंसर कितना आया? 16. बट क्या 16 नंबर ऑफ वेज है? नहीं, नंबर ऑफ वेज तो 15 है एक क्वेश्चन को मार्क करने के. मतलब इसमें वो एक चॉइस भी आ चुकी है जिसमें वो कुछ भी मार्क नहीं कर रहा. वो ए भी मार्क नहीं कर रहा, बी भी मार्क नहीं कर रहा, सी भी नहीं कर रहा, डी भी नहीं कर रहा. तो उस चॉइस को हमें हटाना पड़ेगा इसमें से. सो -1. तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए एक क्वेश्चन को आंसर करने के? 15. तो जो हमने यहाँ पे नंबर ऑफ वेज कैलकुलेट करके आंसर निकाला था वो आंसर यहाँ पे डायरेक्टली आ गया 15. कैसे? मैं हर एक क्वेश्चन पे, मैं हर एक ऑप्शन पे गया, वहाँ पे मेरे पास 2 चॉइसेस है, उस ऑप्शन को मार्क करूँ या फिर मार्क ना करूँ.
2 वेज इंटू टू, उसमें से मुझे एक वे को माइनस करना पड़ेगा क्योंकि उसमें वो किसी भी ऑप्शन को मार्क नहीं कर रहा, बट उसके लिए मैंडेटरी है कि वो सभी क्वेश्चन को मार्क करे। सो नंबर ऑफ वेज आंसरिंग ईच क्वेश्चन इज 15। अगर वो 10 क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा है तो नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? 15 इंटू 15, 15 टू द पावर 10। समझ गए? चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं और अभी स्टार्ट करते हैं अपना मेन चैप्टर, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन का मीनिंग होता है अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन का मीनिंग होता है सेलेक्शन। अरेंजमेंट एंड सेलेक्शन दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, समझ रहे हो? अगर मान लो तुम्हारे पास इंडियन टीम को तुम्हें सेलेक्ट करना है, 15 का स्क्वाड है तुम्हारे पास और उसमें से 11 प्लेयर को सेलेक्ट करना है तुम्हें, तो वहाँ पे अरेंजमेंट मैटर नहीं करता। ये मैटर नहीं करता कि तुम फर्स्ट नंबर पे किसको सेलेक्ट कर रहे हो, तुम 11th नंबर पे किसको सेलेक्ट कर रहे हो। मैटर करता है कि कौन से 11 प्लेयर्स तुम्हारे खेलेंगे। तो वो हो गया सेलेक्शन। वो आता है कॉम्बिनेशन में, जिसमें हम लोग सेलेक्ट करते हैं चीज़ों को एज ए ग्रुप हम लोग सेलेक्ट करते हैं, समझ रहे हो? और परमुटेशन क्या होता है? परमुटेशन होता है अरेंजमेंट। परमुटेशन क्या होता है? अरेंजमेंट। जैसे चीज़ों को अरेंज करना, चॉकलेट से डिफरेंट डिफरेंट मेरे पास चॉकलेट है, तो उनको मैं कितने वेज में अरेंज कर सकता हूँ। अब फर्स्ट नंबर पे डेयरी मिल्क रहेगा या फर्स्ट नंबर पे 5 स्टार रहेगा, दोनों डिफरेंट वेज हो गए ना। सो परमुटेशन इज अबाउट अरेंजमेंट, कॉम्बिनेशन इज अबाउट सेलेक्शन। कॉम्बिनेशन में हम लोग एज ए ग्रुप सेलेक्ट करते हैं, हम लोग ये नहीं देखते कि उसमें कौन फर्स्ट कौन लास्ट है। बट परमुटेशन में हम लोग ये केयर करते हैं कि कौन फर्स्ट है कौन लास्ट है। अरेंजमेंट। तो पहले तो परमुटेशन का हम लोग फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। So permutation is number of ways of arranging R object out of n available objects. तो मेरे पास n अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स है, उसमें से मुझे R ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है, सेलेक्ट भी करना है, अरेंज भी करना है। तो जब मैं पहला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने जाऊंगा तो मेरे पास कितने चॉइसेस है? n चॉइसेस है। सेकंड ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने जाऊंगा तो n-1 चॉइसेस है। थर्ड ऑब्जेक्ट के लिए n-2 चॉइसेस है। वैसे ही जब मैं rth ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूंगा तो कितने चॉइसेस रहेंगे? n-r+1। करेक्ट है? तो चलो यहाँ से डिराइव कर लेते हैं फॉर्मूला। अब यहाँ पे तुम क्या करो, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो n-r फैक्टोरियल से और डिवाइड कर दो, ठीक है? n-r+1, तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ n-r फैक्टोरियल से और डिवाइड कर रहा हूँ n-r फैक्टोरियल से, ठीक है? सो दिस विल बी इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-r फैक्टोरियल एंड विच इज इक्वल टू npr। यही होता है परमुटेशन का फॉर्मूला, npr इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-r फैक्टोरियल। अगर तुम्हारे पास n चीज़ें हैं, उसमें से r चीज़ों को तुम्हें अरेंज करना है, उसमें से r चीज़ें सेलेक्ट करके तुम्हें अरेंज करनी है, तो उसके नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? npr। जैसे कि मेरे पास अगर 10 टॉयज़ है, उसमें से 5 टॉयज़ को मुझे सेलेक्ट करके अरेंज करना है, तो उसके नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? 10p5। समझ रहे हो? दिस इज परमुटेशन। एक्चुअली हम लोग परमुटेशन का यूज़ नहीं करते ज़्यादा, मैं भी नहीं करता ज़्यादा, क्योंकि हम लोग जनरली यूज़ करते हैं कॉम्बिनेशन का। हम लोग पहले चीज़ों को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद उसको अरेंज करेंगे। बट कॉन्सेप्ट है तो पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं। क्वेश्चन कर लो यहाँ पे। देखो क्या क्वेश्चन है। हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड्स कैन बी क्रिएटेड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड एल्गोरिदम। एल्गोरिदम इसका यूज करके मैं कितने 4 लेटर वर्ड्स यूज कर सकता हूँ, ऐसा मुझसे पूछा है। और वर्ड्स का कोई मीनिंग यहाँ पे नहीं दिया है, ठीक है? जरूरी नहीं है कि वर्ड्स का कोई मीनिंग हो। तो एल्गोरिदम इसमें कितने नंबर ऑफ ये है इसमें, बताओ इसमें लेटर्स कितने हैं? तो इसमें लेटर्स है 9। तो 9 लेटर्स में से मुझे 4 लेटर सेलेक्ट करने और उन्हें अरेंज करना है, ठीक है? अल्गो और लागो ये दोनों डिफरेंट वर्ड्स है ना। तो परमुटेशन इसकी केयर करता है, वो डिफरेंट अरेंजमेंट को एज ए डिफरेंट काउंट करता है। बट जब हम लोग कॉम्बिनेशन में जाएंगे तो वो एल्गो और लागो इनको एक ही लेगा, क्योंकि ये 4 लेटर्स का ही कॉम्बिनेशन है। समझ रहे हो? ये डिफरेंस है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। तो ठीक है, 9 लेटर्स में जो मुझे 4 लेटर्स सेलेक्ट करने हैं और उनमें से वर्ड बनाए, तो क्या हो जाएगा? 9p4। ऑब्वियसली आंसर क्या आएगा? 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9-4 फैक्टोरियल।
विच इज़ इक्वल टू 9 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग एन ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स। अब मेरे पास एन ऑब्जेक्ट्स है, उसमें से मुझे एन ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या आएगा। अब देखो यहाँ पे एन ऑब्जेक्ट्स में से आर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने का हमारे पास अरेंज करने का फॉर्मूला था एन पी आर। अब यहाँ पे मेरे पास एन में से एनी ऑब्जेक्ट्स को मुझे मतलब आर इक्वल टू हो चुका है एन, दैट इम्प्लाइज दिस विल बी एन पी एन विच विल बी इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस एन फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल। तो n में से n चीज़ों को अरेंज करने का फॉर्मूला क्या हो गया, n फैक्टोरियल। ये लॉजिकली भी डायरेक्टली तुम देख सकते हो, तुम्हारे पास n प्लेसेस है और तुम्हारे पास n ऑब्जेक्ट्स है, तो फर्स्ट प्लेस को फिल करने के तरीके हैं n, सेकंड प्लेस को फिल करने के n-1, थर्ड प्लेस को फिल करने के n-2, तो ये कितने हो जाएंगे टोटल, n फैक्टोरियल। तो काफ़ी सारे लॉजिक से सेम आंसर आ सकता है। ठीक है, अगर तुम्हारा लॉजिक करेक्ट है ना, तो तुम्हारा आंसर किसी भी तरीके से तुम निकालो, आंसर करेक्ट ही होगा। चलो क्वेश्चन करते हैं इस पर। हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड दिल्ली। तो दिल्ली, इसके सभी लेटर्स का यूज करके कितने वर्ड्स फॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे एक्चुअली उनको देना चाहिए था हाउ मेनी 5 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म, क्योंकि वर्ड्स तो एक लेटर का भी हो सकता है आई आई वर्ड है ना एक लेटर का, वर्ड्स तो 2 लेटर के भी हो सकते हैं, तो इसमें से 2 लेटर सेलेक्ट करके मैं वर्ड बना सकता हूँ। तो यहाँ पे लिख लो 5 लेटर्स के वर्ड्स। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे 5 फैक्टोरियल, दैट इज़ 120। या फिर 5p5 कर सकते हो, 5p5 भी कितना आएगा 120 ही आएगा वो भी। ये क्वेश्चन ट्राई करो। इस क्वेश्चन को कहते हैं रैंकिंग क्वेश्चन। अब इसमें मुझे क्या करना है, मैं टेबल वर्ड को ले रहा हूँ। अब टेबल, इस वर्ड को लेके पहले तो मैं कितने वर्ड्स बना सकता हूँ बताओ, 5 लेटर के, तो मैं टोटल 5 फैक्टोरियल वर्ड्स बना सकता हूँ, 120 वर्ड्स बना सकता हूँ। अब वो जो 120 वर्ड्स है, उन वर्ड्स को मैंने अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर दिया, मतलब ए से जो स्टार्ट होने वाले वो सबसे फर्स्ट आएंगे, उसके बाद बी वाले आएंगे, उसके बाद ई वाले आएंगे, एल वाले आएंगे, टी वाले आएंगे। तो मुझे पूछा है कि अगर टेबल वर्ड को यूज़ करके मैंने वर्ड्स बनाए और उनको अगर मैंने अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया, तो उसमें से टेबल वर्ड कौन से नंबर पे आएगा। समझ रहे हो, ट्राई करो इस क्वेश्चन को। ईजी क्वेश्चन है, अगर लॉजिक जिसको मिल गया ना उसके लिए क्वेश्चन बहुत ईजी है। सोचो। और ये वर्ड्स वाले क्वेश्चन एक शिफ्ट में तो शायद मुझे लगता है पूछेगा, ऑब्वियसली पूछेगा वर्ड्स बनाने का क्वेश्चन कि कौन सी पोजीशन में आएगा। देखो यहाँ पे, अब टेबल वर्ड को लेके मैं वर्ड्स बना रहा हूँ। सबसे पहले तो वो वर्ड्स आएंगे जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं, करेक्ट है, ए से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ए के बाद मेरे पास कितने प्लेसेस मुझे फिल करने हैं, 4 प्लेसेस फिल करने हैं। और ए को छोड़ के मेरे पास लेटर्स कितने हैं, 4 ही है, टी बी एल ई। तो नंबर ऑफ वेज, कितने वेज में मैं इसको फिल कर सकता हूँ बताओ, कितने वेज में मैं 4 लेटर्स है 4 प्लेस पे फिल करना है, ऑब्वियसली 4p4 या फिर 4 फैक्टोरियल वेज में मैं फिल कर सकता हूँ, दैट इज इक्वल टू 24। मतलब ए से स्टार्ट होने वाले 24 वर्ड्स होंगे। सेकंड नंबर पे आएंगे बी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स। अब बी को मैंने यहाँ पे ले लिया, तो 4 प्लेसेस है, 4 लेटर्स है, तो 4 फैक्टोरियल वेज में मैं अरेंज कर सकता हूँ उन लेटर्स को इन प्लेसेस पे, तो ये हो गए फिर से 24 वर्ड्स। अब थर्ड, ई से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स, तो फिर से मेरे पास 4 प्लेसेस है, 4 लेटर्स हैं, ऑब्वियसली 4 फैक्टोरियल वेज में, तो ये भी आ गया 24। ई के बाद आएंगे यल से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स। ठीक है, तो एल से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स 1 2 3 4, यहाँ पर भी 4 फैक्टोरियल 24 वेज। और फिफ्थ नंबर पे आएंगे टी से स्टार्ट होने। अभी थोड़ा सा रुक जाना है, क्योंकि टेबल वर्ड जो है वो टी से ही स्टार्ट होगा, तो टी पे हम लोग पहुंच चुके हैं, तो अभी ध्यान से करेंगे, अभी हमें टेबल वर्ड तक जाना है। सो टी के बाद ए से स्टार्ट होने वाला ही आएगा ऑब्वियसली, फिर बी आएगा डिक्शनरी के हिसाब से, फिर एल नहीं आएगा, बी ई एल आएगा। तो ये हो जाएगा, देखो 24 24 24 24 96 वर्ड्स हो गए, ये होगा 97th वर्ड तुम्हारा। और जो टी ए बी एल ई होगा वो कितना होगा 98th। तो टेबल वर्ड, अगर मैं टेबल वर्ड से डिक्शनरी बनाऊं, जितने भी वर्ड्स फॉर्म हो रहे हैं बाय यूजिंग द टेबल वर्ड, उसमें टेबल जो है वो 98th नंबर पे आएगा। समझ रहे हो तुम, इसको डिक्शनरी प्रॉब्लम कहते हैं।
और ऐसे टाइप के प्रॉब्लम जनरली जेई में एक तो पूछेगा किसी ना किसी शिफ्ट में, आई थिंक। अभी यहाँ पर अगर मुझसे पूछता, टेबल नहीं, मान लो कुछ और वर्ड बना लो, ठीक है, अगर ये पूछता TLEAB, TLEAB, तो मैं क्या करता? तो मैं पहले तो टी पे आ चुका हूँ ना, अब मैं TA से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स देखता कितने हैं, तो ये तो हो जाएंगे 3 इंटू 2 6 आ जाएंगे, 3 फैक्टोरियल। फिर TB से स्टार्ट होने वाले देखूंगा मैं, TB से स्टार्ट होने वाले फिर से 6 वर्ड्स हो जाएंगे। फिर मैं देखूंगा TL से स्टार्ट होने वाले, अब मैं आराम से जाऊंगा क्योंकि मुझे ये वर्ड चाहिए, उस तक मैं धीरे धीरे पहुंच चुका हूँ। ये वर्ड क्या आएगा? ये वर्ड आएगा TLABE, फिर उसके बाद आएगा TLBAE, फिर उसके बाद आएगा TLEAB। समझ रहे हो? तो ऐसे डिक्शनरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। सो टेबल वर्ड से अगर मैं डिक्शनरी बनाऊंगा, उसमें टेबल कौन से नंबर पे आएगा? 98th नंबर पे आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। तो अब तक जो हम लोग अरेंजमेंट कर रहे थे उनमें डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स थी, है ना, डिफरेंट थिंग्स थी, n नंबर ऑफ थिंग्स थी, बट वो n की n चीज़ें डिफरेंट थी। अब यहाँ पे मेरे पास टोटल p प्लस क्यू प्लस आर ऑब्जेक्ट्स हैं, जिसमें से p आर अलाइक ऑफ वन काइंड, मतलब मान लो p डेयरी मिल्क चॉकलेट्स हैं, q 5 स्टार चॉकलेट्स हैं, और r डिस्टिंक्ट है। ठीक है, r अलग अलग कोई चॉकलेट्स है। तो इनको मैं कितने वेज में अरेंज कर सकता हूँ? इनको मैं कितने वेज में अरेंज कर सकता हूँ? देखो यहाँ पे इसका फॉर्मूला कैसे आता है। पहले तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हैं? p प्लस क्यू प्लस आर। तो इनको मैं अरेंज कर सकता हूँ p प्लस क्यू प्लस आर फैक्टोरियल में। मानते हो ये चीज़? अब इसमें से जो p है वो सेम है, अलाइक ऑफ वन काइंड मतलब वो सेम है। अब देखो मैंने इनको अरेंज कर दिया, सोचो ऐसे कि p प्लस क्यू प्लस आर ऑब्जेक्ट्स को तुमने एक लाइन में अरेंज कर दिया है। उसमें से जो p ऑब्जेक्ट्स है उनकी पोजीशंस को अगर मैं इंटरचेंज करूंगा तो अरेंजमेंट में कोई भी चेंज नहीं आएगा क्योंकि सभी सेम है ना। तो p ऑब्जेक्ट्स जो है उनकी पोजीशंस को अगर मैं आपस में इंटरचेंज करूंगा तो कोई चेंज नहीं आ रहा है अरेंजमेंट में, अरेंजमेंट फिर भी सेम रह रहा है, बट वो इसमें कैलकुलेट हो चुके हैं। ये तो हमें क्या देता है? ये तो हमें p प्लस क्यू प्लस आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट देता है ना, बट हमें तो पता है ना कि p सेम है, p ऑब्जेक्ट्स। तो अगर मैं उनको इंटरचेंज करूंगा आपस में तो अरेंजमेंट चेंज नहीं होगा। तो ऐसे कितने वेज है जिनमें p चीज़ों को अरेंज किया जा सकता है? p फैक्टोरियल। तो इसको मुझे डिवाइड करना पड़ेगा p फैक्टोरियल वेज से। q भी तो q फैक्टोरियल, क्योंकि q चीज़ों को भी अगर मैं आपस में इंटरचेंज करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। समझ रहे हो? तो इसका एग्जाम्पल देखो, एक एग्जाम्पल भी यहाँ पे मैं बता देता हूँ। मान लो तुमसे मैंने पूछा अरेंज 5 डेयरी मिल्क चॉकलेट्स एंड 6 5 स्टार्स एंड 3 डिस्टिंक्ट चॉकलेट्स। इनको अरेंज करो तो नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे इस केस में? तो पहले तो तुम देखो कि सभी चीज़ों को कितने वेज में अरेंज किया जा सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ चीज़ें हैं मेरे पास 6 और 5 11 और 3 14, 14 फैक्टोरियल वेज में मैं अरेंज कर सकता हूँ इन सभी चॉकलेट्स को। अब इसमें जो डेयरी मिल्क्स वाले होंगे उनको मैं अगर आपस में इंटरचेंज करूंगा तो कोई भी चेंज नहीं आ रहा है अरेंजमेंट में। सो डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल और डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल, दिस विल बी द आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं इस पे, ट्राई करो इस क्वेश्चन को। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी क्रिएटेड बाई रीअरेंजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड्स अलाहाबाद? अलाहाबाद, इस लेटर के वर्ड्स को रीअरेंज करके कितने वर्ड्स फॉर्म किए जा सकते हैं? अब पीछे जो था वो दिल्ली था, उसमें डायरेक्टली 5 फैक्टोरियल आ रहा था क्योंकि उसमें कोई लेटर रिपीट नहीं हो रहा था दिल्ली में, बट यहाँ पे लेटर्स रिपीट हो रहे हैं अलाहाबाद में। ठीक है, देखो तो इसमें ए कितने हैं पहले तो काउंट कर लेते हैं। ए कितने? 1 2 3 4, 4 ए है। एल कितने हैं? 2 है। ठीक है, ए 4 एल 2। फिर उसके बाद एच 1 है, बी 1 है और डी 1 है। ठीक है, तो 4 और 2 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ 9। तो नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? पहले तो इन 9 लेटर्स को मैं अरेंज कर सकता हूँ 9 फैक्टोरियल वेज में, और डिवाइड करना पड़ेगा मुझे जो सेम वाले हैं, तो 4 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अभी चलते हैं अपन लोग कॉम्बिनेशन पे। कॉम्बिनेशन क्या होता है? तो परमुटेशन में तो हम लोग चीज़ों को अरेंज कर रहे थे, सेलेक्ट करके अरेंज कर रहे थे, उसमें ऑर्डर मैटर करता था, बट कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता।
कॉम्बिनेशन में मैटर करता है सिर्फ सिलेक्शन, किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप में से तुम सेलेक्ट कर लो आर चीज़ों को, ये मैटर करता है कॉम्बिनेशन में। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स क्या हो जाएगा बताओ? सेम है, अभी हमने किया था ये, समझ रहे हो? नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स। देखो, पहले तो मैं एन अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स में से आर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके अरेंज कितने वेज में कर सकता हूँ? ऐसे सोचो, तुम किसी भी वे से सोच सकते हो, पता है लॉजिक किसी भी वे से सोचा जा सकता है। मैं बस तुम्हें फॉर्मूले का डेरिवेशन बता रहा हूँ। पहले तो मैं एन में से आर चीज़ों को सेलेक्ट करके अरेंज कितने वेज में कर सकता हूँ? एन पी आर वेज में, दैट इज एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब मुझे उनको अरेंज नहीं करना, मुझे बस सेलेक्ट करना है। तो जो आर फैक्टोरियल वेज इसमें आ रहे हैं अरेंज करने के, उनसे मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, समझ रहे हो? ओनली सिलेक्शन। और मुझे क्या करना है? सिर्फ सिलेक्शन करना है, अरेंजमेंट नहीं करना। तो जो अरेंजमेंट के वेज है उनको मैं निकाल दूंगा, सिर्फ सिलेक्शन कर लूंगा। तो क्या हो जाएगा? एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, एंड दिस इज नोन एज एन सी आर। किसी एक एन ग्रुप में से आर ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना, दैट इज एन सी आर, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। क्लियर है? परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बीच में रिलेशन क्या हो जाता है फिर? तो एन पी आर इक्वल टू आर फैक्टोरियल इंटू एन सी आर। ठीक है, चलो क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, अगला क्वेश्चन तुम कर सकते हो। इन हाउ मेनी वेज कैन ए टीम ऑफ 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स कैन बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 6 बॉयज एंड 5 गर्ल्स? तो 6 बॉयज और 5 गर्ल्स में से मुझे 4 बॉयज और 4 गर्ल्स की टीम को सेलेक्ट करना है। तो एक तो मुझे 6 बॉयज में से 4 बॉयज को सेलेक्ट करना है, तो 6 में से 4 बॉयज को सेलेक्ट करने के वेज कितने हो गए? 6C4 इंटू 5 गर्ल्स में से 4 गर्ल्स को सेलेक्ट करने के वेज 5C4। तो आंसर क्या आएगा? ये आंसर आएगा 6 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। सो विच इज इक्वल टू 15 इंटू 5, 75। टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? 75। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ये वाला तुम ट्राई करो क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है आई थिंक जेई एडवांस, यस, ये जो क्वेश्चन है ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है। और कितना इजी क्वेश्चन है, देखो परमुटेशन कॉम्बिनेशन से इजी क्वेश्चन आते हैं हमेशा। A debate club consists of 6 girls and 4 boys. A team of 4 members is to be selected from this club, including the selection of a captain from among these 4 members. If the team must include at most one boy, then the number of ways of selecting the team is। ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है 2016 का। 2016 का पेपर को शायद सबसे हार्ड पेपर कहते हैं ना, पता नहीं। तो देखो, एक डिबेट क्लब है जिसमें 6 गर्ल्स और 4 बॉयज़ है, उसमें से मुझे 4 मेंबर्स को सिलेक्ट करना है। अब टीम में एट मोस्ट वन बॉय इंक्लूड हो सकता है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ एक लड़का। यहाँ पर भी रिजर्वेशन ले गई लड़कियाँ। ठीक है, इस टीम में भी लड़कियों के लिए रिजर्वेशन है, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा एक ही लड़का टीम में आ सकता है। तो पहले तो मुझे यहाँ पे केसेस बनाने पड़ेंगे। एट मोस्ट वन बॉय का मतलब क्या है? कि या तो एक बॉय और 3 गर्ल्स हो, है ना, 4 मेंबर सेलेक्ट करना है ना, या फिर 0 बॉय और सारे के सारी गर्ल्स ले जाओ, ले जाओ भाई ले जाओ, सबसे लास्ट आएंगी। 0 बॉय और 4 गर्ल्स। ठीक है, ये 2 वेज हो सकते हैं। क्लियर है? नो हेट टू गर्ल्स। तो 1 बॉय एंड 3 गर्ल्स, या फिर 0 बॉय और 4 गर्ल्स। तो 4 बॉयज़ में से एक बॉय सेलेक्ट करने का वेज कितने हो जाएंगे? 4C1 इंटू 6 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स सेलेक्ट करने के वेज 6C3। ये तो आ गए नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग ए टीम। ये अब मेरी 4 मेंबर्स की टीम बन गई। अब मुझे इसमें से कैप्टन को सिलेक्ट करना है, इन 4 मेंबर्स में से। तो 4 मेंबर्स में से चारों में से कोई भी कैप्टन बन सकता है, तो इंटू 4 कर सकते हो डायरेक्टली, है ना, करेक्ट है वो, चारों में से कोई भी कैप्टन बन सकता है तो इंटू 4, या फिर तुम 4C1 लिख सकते हो, 4 में से कोई एक सेलेक्ट कर लो 4C1, और ये आ जाएगा तुम्हारा कितना टोटल? 4 इंटू 6C3 कितना होगा? 20 इंटू 4, दिस इज इक्वल टू 320।
नेक्स्ट केस को भी सॉल्व कर लेते हैं। 0 बॉय और 4 गर्ल्स, तो 0 बॉय और 4 गर्ल्स को ले जा रहे हो तो बॉय तो सेलेक्ट करना ही नहीं है है ना, बॉय को तो सेलेक्ट करना ही नहीं है, तो 4C0 हो जाएगा, 4 में से कोई बॉय सेलेक्ट नहीं हुआ, 4C0, और 6 में से 4 गर्ल्स, सो दैट विल बी 6C4। तो कितना आएगा ये आएगा 1 इंटू 15, है ना, क्लियर है, 1 इंटू 6 इंटू 5/2, यस 15। सो नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे इसके, 15, बट इन चारों में से किसी एक को कैप्टन भी तो बनाना है, तो इंटू 4C1 करना पड़ेगा ना, इंटू 4C1, सो इंटू 4, दैट विल बी 60। तो या तो तुम 1 बॉय 3 गर्ल्स को ले जा सकते हो, और यू कैन टेक 0 बॉय एंड 4 गर्ल्स। तो और आ रहा है, तो दोनों केसेस को मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज 320 प्लस 60, टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी 320 प्लस 60, दैट इज 380। क्लियर है, चलो ज्योमेट्री प्रॉब्लम्स, कुछ ज्योमेट्री प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। मैं तुम पे छोड़ देता हूँ ये क्वेश्चन, ट्राई कर लो एक बार, उसके बाद तो मैं बता ही दूंगा। ज्योमेट्री प्रॉब्लम्स में देखो ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं कि एक लाइन सर्कल दे देंगे और बताओ कितने पॉइंट्स में मैक्सिमम पॉइंट में कट हो सकता है। तो ऑब्वियसली हमें पता है एक लाइन दूसरी लाइन को एक पॉइंट में कट कर सकता है मैक्सिमम, और एक लाइन दूसरे सर्कल को 2 पॉइंट्स में कट कर सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, या फिर नंबर ऑफ ट्राइंगल्स के पूछ लेंगे। तो मैंने एक क्वेश्चन ऐसा रखा है, ट्राई करो इस क्वेश्चन को, सोचो, और यहाँ से एक और तुम्हें कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट। उस कॉन्सेप्ट को मैं कहता हूँ उल्टी खोपड़ी ठीक है, क्योंकि उस कॉन्सेप्ट में हमें उल्टी खोपड़ी चलानी होती है। ट्राई करो, देखो यहाँ पे शायद बहुत लोगों को नहीं आया होगा, तो मैं बता देता हूँ। इस कॉन्सेप्ट में हमें क्या करना है, उल्टी खोपड़ी चलानी है। तो ABBCC है, ABC एक ट्राइंगल है, और इस ट्राइंगल में क्या है, 3 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स एंड 5 इंटीरियर पॉइंट्स। तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स है किसी एक साइड में, P1 P2 P3, AB पे 3 पॉइंट्स है, P1 P2 P3, है ना। और फिर BC पे कितने हैं, 4 पॉइंट्स है, तो ले लो कुछ Q1 Q2 Q3 Q4, और इस पे 5 है, तो R1 R2 R3 R4 R5। अब मुझे क्या करना है, मुझे इन पॉइंट्स को कनेक्ट करके ट्राइंगल्स बनाने हैं, और मुझे बताना है कि कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बन सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे एक तरीका तो इसको सॉल्व करने का है कि नंबर ऑफ केसेस बनाओ एक पॉइंट AB से, एक पॉइंट BC से, एक पॉइंट AC से, वो एक केस बन गया। फिर 2 पॉइंट AB से, एक पॉइंट BC से, वो एक केस बन गया। 2 पॉइंट BC से, एक पॉइंट CA से, 2 पॉइंट CA से, एक पॉइंट AB से, बहुत सारे ऐसे केसेस बनाने पड़ेंगे, उनको ऐड करना पड़ेगा सभी को। 3 पॉइंट एक से तुम नहीं ले सकते तीनों पॉइंट, क्योंकि वो तीनों के तीनों तो फिर कोलिनियर हो जाएंगे, ट्राइंगल तो वहाँ पे बनेगा ही नहीं। तो ऐसे बहुत सारे केसेस बनाने पड़ेंगे और उन केसेस को ऐड करना पड़ेगा, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। वैसे करोगे तो भी तुम्हारा आंसर सही आएगा, बट ये बहुत ही लेंदी है। उससे अच्छा हम लोग यहाँ पे लगाएंगे उल्टी खोपड़ी कैसे, देखो, पहले तो मैं देखूंगा कि कितने नंबर ऑफ वेज है जिसमें से मैं 3 पॉइंट को सिलेक्ट कर सकता हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता वो 3 पॉइंट पहले AB पे है, AC पे है, BC पे है, किसी पे भी हो। कितने नंबर ऑफ वेज है जिसमें से मैं 3 पॉइंट को सिलेक्ट कर सकता हूँ। टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं, 12 है, तो 12 में से 3 पॉइंट को मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ 12C 3 वेज में। ओके, अब 12C3 हमें इसमें से 3 पॉइंट को सेलेक्ट करना बता रहा है, बट इसमें वो भी इंक्लूड हो गए जो कोलिनियर है। AB से एक सेट इंक्लूड हो गया P1 P2 P3 का, BC से जितने भी 3 पॉइंट्स के सेट बन सकते हैं सारे इंक्लूड हो गए, CA से 3 पॉइंट के जितने सेट बन सकते हैं सारे इंक्लूड हो गए। तो उनको हम लोग कर देंगे माइनस। अगर इनको हमने माइनस कर दिया, जो बचे हुए हैं वो तो तुमसे ट्राइंगल ही बनाएंगे ना, वो ऑब्वियसली, समझ रहे हो इस चीज़ को। तो इसमें से मैं माइनस करूंगा कोलिनियर पॉइंट्स। तो AB के कितने बनेंगे, 3 पॉइंट्स में से 3 पॉइंट के सेट 3C3, प्लस BC में से 4C3, प्लस AC में से 5C3। तो इनको मुझे करना पड़ेगा यहाँ पे सब्ट्रैक्ट। तो जो बचा हुआ सेट है 3 3 पॉइंट्स का, वो तुम्हारा एक ट्राइंगल बना देगा। तो अगर इसको सॉल्व करोगे, सो द आंसर विल बी 205। PNC में कॉन्सेप्ट समझना ही मेन चीज़ है, बाकी सब तो चलो कर लोगे तुम लोग ठीक है। लेट्स डू वन मोर प्रॉब्लम, चेस बोर्ड प्रॉब्लम। तो चेस बोर्ड में 2 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो तुमसे नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स पूछ लेगा, या तो तुमसे पूछ लेगा नंबर ऑफ स्क्वायर्स। तो मैंने सोचा चलो दोनों के दोनों बता देते हैं।
नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने होते हैं चेस बोर्ड में और नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होते हैं और कैसे कैलकुलेट किया जाता है इनको, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कैसे कैलकुलेट करना है चेस को। ट्राई करो फिर। नहीं आएगा पता है मुझे, क्योंकि हार्ड होता है करना ये देखो, तो अगर तुम चेस बोर्ड को ऑब्जर्व करोगे तो चेस बोर्ड 8x8 साइज का होता है ना, 8x8। तो अगर मुझे एक रेक्टेंगल बनाना है चेस बोर्ड में, एक रेक्टेंगल अगर मुझे चाहिए तो मुझे क्या चाहिए सोचो। तो मुझे पहले तो 2 वर्टिकल लाइंस चाहिए और 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस चाहिए, है ना। फॉर ए रेक्टेंगल टू बी कंस्ट्रक्टेड, एक रेक्टेंगल के लिए अगर मुझे चेस बोर्ड में कंस्ट्रक्ट करना है तो मुझे क्या चाहिए, 2 वर्टिकल लाइंस चाहिए और 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस चाहिए। तो रेक्टेंगल में टोटल वर्टिकल लाइंस कितनी होती है, 8 बॉक्सेस होते हैं बट लाइंस 9 होती है समझ रहे हो, ये 1 2 देखो 2 बॉक्सेस के लिए 3 लाइंस यूज हो गई, तो 8 बॉक्सेस होते हैं तो 9 वर्टिकल लाइंस होती है इन ए चेस बोर्ड। चेस बोर्ड में क्या होता है, 9 वर्टिकल लाइंस होती है और 9 हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है। तो मुझे 9 में से 2 वर्टिकल लाइंस को सिलेक्ट करना है और उसके बाद 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस को सिलेक्ट करना है। एंड फर्स्ट आई हैव टू सेलेक्ट 9 वर्टिकल लाइंस, देन आई हैव टू सेलेक्ट 9 हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे बताओ, नंबर ऑफ वेज। तो टोटल नंबर ऑफ वेज आएंगे इसके 9c2 इंटू 9c2। 9 वर्टिकल लाइंस में से मैंने 2 लाइन सेलेक्ट कर ली, 9 हॉरिजॉन्टल लाइंस में से मैंने 2 लाइन सेलेक्ट कर ली, सो दैट विल बी 9c2 होल स्क्वायर। क्लियर है। चलो एक और चेस बोर्ड का प्रॉब्लम करते हैं, काउंट द नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन ए चेस बोर्ड। इस बार तुम्हें चेस बोर्ड के नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट करने हैं, नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होंगे चेस बोर्ड में ये अच्छा है। तो ये सॉल्व करने के लिए एक्चुअली सोचो, इमेजिन करो, इसको इमेजिन करके ही कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे मेरे पास चेस बोर्ड का डायग्राम नहीं है अगर चेस बोर्ड का डायग्राम होता तो डायग्राम में दिखा देता मैं तुम्हें, चेस बोर्ड के फिगर में दिखा देता। तो पहले तो हम लोग काउंट करेंगे कि 1/1 के कितने स्क्वायर्स है। ऑब्वियसली 1/1 के कितने स्क्वायर्स है, 64, 8 इंटू 8 64। फिर तुम देखो 2/2 के कितने स्क्वायर्स है। अब 2/2 के लिए ऐसे सोचो, देखो पहले मैं फर्स्ट वाली जो 2 लाइन्स है उनको लूँगा, तो उसमें 2 2, देखो मेरे हाथ के गेस्चर को देखो, ये फर्स्ट 2 से 1 बनेगा, फिर 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2, ऐसे कितने बनेंगे, 7 बनेंगे हॉरिजॉन्टल में। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ के नीचे आओ, वैसे ही और 7 बनेंगे हॉरिजॉन्टल में। ऐसे ही तुम जाओगे तो 7 टाइम्स, तो 7 इंटू 7, 2 साइज वाले कितने बनेंगे, 7 इंटू 7, फिर 3 साइज वाले 6 इंटू 6 प्लस डॉट 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 डॉट, लास्ट में एक बनेगा 8/8 साइज का बड़ा वाला, 1 इंटू 1। सो द आंसर विल बी 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। नंबर ऑफ स्क्वायर्स एडिशन का फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू n+1 इंटू 2n+1/6, तो वो लगा दो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ओके, सो आई कैन राइट दिस एज सिग्मा n इक्वल टू 1 to 8 n स्क्वायर। क्लियर है। चलो बंडल मेथड, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में एक और मेथड हमें पढ़नी है जो कि है बंडल मेथड। तो बंडल मेथड कब यूज़ किया जाता है, बंडल मेथड यूज़ किया जाता है जब तुम्हें किसी पर्टिकुलर चीज़ों को साथ में रखना हो, है ना। जैसे कोई लड़कियों का ग्रुप होता है, देखो 3-4 लड़कियों का ग्रुप हमेशा साथ में रहते हैं, किधर भी जाए साथ में, तो उनको एक बंडल बना दो, है ना, रस्सी से बांध के तुम लोग चलो साथ में ही रहो तो बंडल मेथड को हम लोग यूज़ करते हैं जब भी हमें चीज़ों को साथ में रखना होता है। तो एक क्वेश्चन इसका मैं बता देता हूँ, अगला क्वेश्चन तुम कर लो। देखो, a library has 3 mathematics, 2 physics and 5 chemistry books which are to be arranged on a shelf. In how many ways these can be arranged such that books of same subjects are together? सेम सब्जेक्ट की बुक्स टुगेदर होनी चाहिए। मेरे पास बुक कौन कौन से हैं, 3 मैथमेटिक्स के बुक्स है, 2 फिजिक्स के बुक है और 5 केमिस्ट्री के बुक है, और मुझे इनको इस तरीके से रखना है कि सेम सब्जेक्ट के बुक्स सेम हो। और यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन क्या दी है, बुक्स ऑफ सेम सब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल, मतलब 3 मैथमेटिक्स से जो बुक है वो है M ऐसे आइडेंटिकल है तीनों। फिर फिजिक्स के P, फिर केमिस्ट्री के C,
अब इनको अगर मुझे साथ में रखना है तो मैं क्या कर दूंगा, इनको एक बंडल बना दूंगा इनका, ट्याऊं 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 ट्याऊं। तो कितने नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे अब इनको अरेंज करने के, ये साथ में रहने चाहिए, तो ये एक बंडल बन गए, मतलब ये एक ही एंटिटी बन गए, समझ रहे हो तुम, ये एक ही एंटिटी बन गए। तो कितने नंबर ऑफ वेज है इनको अरेंज करने के, अभी 3 फैक्टोरियल, 3 बुक्स है, 3 बुक्स को अरेंज करने की वेज 3 फैक्टोरियल, दैट इज 6 वेज। सेकंड क्या बोला है देखो, सेकंड में ये बोला है कि उनको हमें टुगेदर तो रखना है, बट अभी सेम सब्जेक्ट की बुक्स भी क्या है, डिस्टिंक्ट है, सेम सब्जेक्ट की बुक्स भी क्या है, डिस्टिंक्ट है। मतलब जो मैथमेटिक्स की बुक है वो है M1 M2 M3, जो फिजिक्स की बुक है वो है P1 P2, और जो केमिस्ट्री की बुक्स है वो है C1 C2 C3 C4 C5। अभी भी हमें इनको क्या करना है, साथ में रखना है, तो मैं इनका एक बंडल बना दूंगा। अभी ध्यान से देखो, यहाँ पे लर्न करने वाला थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आ गया। तो इनको अरेंज करने के वेज कितने हो जाएंगे, 3 फैक्टोरियल वेज इनटू, अब ये जो 3 मैथमेटिक्स की बुक है इनका भी आपस में अरेंजमेंट हो सकता है ना, ऐसी थोड़ी है इनको M1 M2 M3 ऐसे ही रखना, तुम ऐसे भी रख सकते हो M3 M2 M1, या फिर M2 M1 M3 M2 M3 M1, कुछ भी रख सकते हो। तो इनको अरेंज करने के वेज कितने हो जाएंगे, अंदर ही अंदर 3 फैक्टोरियल। सिमिलरली फिजिक्स बुक को अरेंज करने के वेज 2 फैक्टोरियल, और केमिस्ट्री बुक्स को अरेंज करने के वेज 5 फैक्टोरियल। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या आएंगे, ये बड़ा सा नंबर तुम्हारा, ठीक है, 3 फैक्टोरियल का स्क्वायर इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। समझ रहे हो तुम, तो बस लॉजिक है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन इज ऑल अबाउट लॉजिक। चलो ये क्वेश्चन तुम करो अभी। ट्राई करो। अच्छा ये जेई मेन 2020 का क्वेश्चन है, काफ़ी सारे लोग मुझसे बोल रहे थे कि, अच्छा पिछले हमने जेई एडवांस का भी एक क्वेश्चन किया था, लोग मुझसे बोलते हैं कि लिखा करो जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, उनको फील आता है इससे, तो चलो फील ले लो। जेई मेन 2020 का क्वेश्चन है, 2 families with 3 members each and 1 family with 4 members are to be seated in a row. In how many ways they can be seated so that the same family members are not separated? मतलब जो सेम फैमिली के वो साथ में ही रहने चाहिए। तो 2 फैमिलीज है 3 मेंबर्स की, तो मैं मान लेता हूँ एक फैमिली है A1 A2 A3, ठीक है, और दूसरी फैमिली है B1 B2 B3, और जो तीसरी फैमिली है वो 4 मेंबर्स की है C1 C2 C3 C4। अब इनको हमें एक रो में बैठाना है, और ये सेपरेट नहीं होनी चाहिए फैमिली मेम्बर्स, तो इनका एक बंडल बना दो, ठीक है, सेपरेट नहीं होनी चाहिए तो साथ में रख दो इनको रस्सी बांध के। अब इनको अरेंज करने के वेज कितने हैं, ऑब्वियसली 3 फैक्टोरियल वेज है, तीन तीन चीज़ें हैं, तो अरेंज कितने वेज में हो सकती है, 3 फैक्टोरियल वेज में। अब ये जो फर्स्ट फैमिली है इनके 3 मेंबर्स भी आपस में पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हैं ना, तो अगर ये आपस में पोजीशन इंटरचेंज करेंगे उसके कितने वेज हो जाएंगे, 3 फैक्टोरियल इनटू ये वाले भी 3 फैक्टोरियल इनटू ये वाले 4 फैक्टोरियल। खत्म क्वेश्चन, जेई मेंस का क्वेश्चन 30 सेकंड में खत्म, ठीक। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन मैंने कहा ना, कैलकुलेशन बहुत कम होता है इसमें, पूरा का पूरा क्या होता है, लॉजिक होता है सब। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट यूज़ करते हैं गैप मेथड। अब पहले तो हम चीज़ों को एक साथ रखने के लिए बंडल मेथड यूज़ करते हैं, अगर तुम्हें चीज़ों को सेपरेट रखना है तो तुम यूज़ करोगे गैप मेथड। क्या यूज़ करोगे तुम यूज़ करोगे गैप मेथड। देखो यहाँ पे कैसे, एक क्वेश्चन मैं समझाता हूँ, अगला क्वेश्चन तुम कर लो। तो सेम क्वेश्चन है, एक लाइब्रेरी में 3 फिजिक्स 3 मैथमेटिक्स 2 फिजिक्स और 5 केमिस्ट्री की बुक्स है, और उसमें मुझे क्या करना है, उन चीज़ों को अरेंज करना है सच दैट मैथमेटिक्स बुक्स आर सेपरेट। अब मुझे क्या करना है, मैथमेटिक्स बुक्स को सेपरेट करना है। तो कैसे सॉल्व करते हैं इसको, देखो पहले तो तुम अरेंज करो फिजिक्स और केमिस्ट्री बुक्स को। तो तुम्हारे पास 2 फिजिक्स की बुक्स है और 5 केमिस्ट्री की बुक्स है, 1 2 3 4 5, टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितनी है, 7। और हमें फर्स्ट दिया है कि बुक्स ऑफ सेम सब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल, मतलब फिजिक्स के 2 बुक्स आइडेंटिकल है, केमिस्ट्री के 5 बुक्स आइडेंटिकल है। तो इनको अरेंज करने के वेज कितने हो जाएंगे, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, क्योंकि फिजिक्स के बुक्स आइडेंटिकल है 2 और केमिस्ट्री के 5 आइडेंटिकल है। तो इनको अरेंज करने के वेज कितने हो जाएंगे, 7 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। ये तो मैंने अरेंज कर दिया फिजिक्स और केमिस्ट्री बुक्स को। अगर इसमें मैथमेटिक्स की बुक्स को मुझे रखना है और सेपरेट रखना है, तो मैं क्या करूंगा,
मैथमेटिक्स की बुक्स को इनके गैप्स में रख दूंगा, 3 4 5 6 7 8। इन 8 गैप्स में से मेरे पास 3 मैथमेटिक्स की बुक्स है। इन 8 गैप्स में अगर मैं किसी भी 3 जगह पे मैथमेटिक्स की बुक्स अगर रख दूंगा तो वो सेपरेट हो जाएंगी। तो मैथमेटिक्स की बुक्स रखने के नंबर ऑफ वेज कितने हैं? 8c3, 8 गैप में से किसी भी 3 गैप में। तो आंसर क्या हो जाएगा? 7 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 8c3। कितना मजा आ रहा है यार। आ रहा है कि नहीं मजा? बताओ। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है कि बुक्स जो है वो सेम सब्जेक्ट की भी डिस्टिंक्ट है। अब मतलब फिजिक्स की बुक्स भी अलग अलग है, P1 P2 है, और केमिस्ट्री की बुक्स भी अलग अलग है, C1 C2 C3 C4 C5। ठीक है। अब पहले तो इनको अरेंज करने के नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? इनको अरेंज करने के नंबर ऑफ वेज आएंगे 7 फैक्टोरियल। सारी की सारी बुक्स डिफरेंट है ना, तो अरेंज करने के वेज कितने होंगे? 7 फैक्टोरियल। अब हमें मैथमेटिक्स की बुक्स को अलग रखना है, तो इनके गैप्स में रखूंगा मैं 3 4 5 6 7 8 गैप्स है। तो इन 8 गैप्स में मैथमेटिक्स की बुक्स रखने के तरीके कितने? 8c3, 8c3। बट यहाँ पे ध्यान रखो, क्या ध्यान रखो कि मैथमेटिक्स की बुक्स भी डिफरेंट है। तो 3 जगह पे तो तुमने मैथमेटिक्स की बुक्स रख दी है, बट वो आपस में पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हैं क्योंकि वो डिफरेंट है। तो उसके नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? 3 फैक्टोरियल। तो टोटल आंसर कितना आएगा? 7 फैक्टोरियल इंटू 8c3 इंटू 3 फैक्टोरियल। समझ रहे हो? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं है, डायरेक्टली ये गैप मेथड मैंने तुम लोगों को समझा दी, जहाँ पे अगर तुम्हें चीज़ों को सेपरेट रखना है तो तुम गैप मेथड को यूज़ कर सकते हो। बहुत ही अच्छी मेथड है, मुझे तो बहुत पसंद है। सर्कुलर परमुटेशन। सर्कुलर परमुटेशन, तो सर्कुलर परमुटेशन क्या होता है? सर्कल में चीज़ों को अरेंज करना। तो सर्कल में चीज़ों को अरेंज करने के यहाँ पे हमारे पास 2 केसेस हैं। एक केस तो जिसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट मैटर करता है, ठीक है, और एक केस में जिसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट मैटर नहीं करता। जैसे कि बीड्स, अगर नेकलेस में मैं बीड्स को लगाऊं तो उसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मैटर नहीं करता, उसको उल्टा कर दो क्लॉकवाइज का एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। तो एक तो है नंबर ऑफ पर्सन्स को अरेंज करना, उसके नंबर ऑफ वेज होते हैं n-1 फैक्टोरियल, जिसमें क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट मैटर करता है, n-1 फैक्टोरियल वेज। और जिसमें क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट मैटर नहीं करता, जैसे अरेंजिंग बीड्स टू फॉर्म ए नेकलेस, है ना, उसको उल्टा कर दो, क्लॉकवाइज का एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो उसके नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? तो आधे वेज गायब हो जाएंगे ना। अब मैटर नहीं कर रहा, तो आधे वेज गायब हो गए, हाफ इंटू n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये 2 फॉर्मूलेज काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है सर्कुलर परमुटेशन के। एक क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूँ, अगला क्वेश्चन तुम लोग कर सकते हो। देखो मुझे पूछा है यहाँ पे, इन हाउ मेनी वेज, in how many ways 5 boys and 4 girls can sit on a circular table such that no 2 girls are together। कोई भी 2 लड़कियां साथ में नहीं होनी चाहिए। 2 लड़कियां साथ में आ गई तो डिनर होगा ही नहीं, पूरा का पूरा गॉसिप हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो पहले तो हमें लड़कियों को साथ में नहीं बैठाना, लड़कियों को हमें साथ में नहीं बैठाना, मतलब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे गैप मेथड। गैप मेथड, तो पहले मैं बॉयज़ को बैठाऊंगा, उसके बाद जितने भी गैप्स होंगे उन गैप्स में लड़कियों को बैठा दूंगा। तो बॉयज़, 5 बॉयज़ को बैठाने के कितने तरीके होंगे? देखो B1 यहाँ पे बैठ गया, दूसरा लड़का यहाँ पे बैठ गया, B2 B3 B4 और B5। ठीक है, 5 लड़के ऐसे बैठ गए। तो इनको बैठाने के तरीके कितने हैं? 5-1 फैक्टोरियल। ये सर्कुलर परमुटेशन है, सर्कुलर परमुटेशन में n पर्सन्स को अरेंज करने के वेज कितने होते हैं? n-1 फैक्टोरियल। तो ये कितना हो जाएगा? 5-1 फैक्टोरियल इनटू, अब 4 लड़कियां हैं और अपने पास गैप्स कितने हैं? देखो 1 2 3 4 5। तो इन 5 गैप्स में से किसी भी 4 गैप्स में लड़कियां बैठ सकती है, तो उसके वेज कितने हो जाएंगे? 5c4। 5 गैप्स में से 4 गैप्स में मैंने लड़कियों को बैठा दिया, 5c4। और वो लड़कियां आपस में इंटरचेंज भी तो हो सकती है ना, ऐसी ये थोड़ी सारी लड़कियां सेम है क्या, जुड़वा? नहीं, लड़कियां अलग अलग है, तो वो लड़कियां आपस में इंटरचेंज भी तो हो सकती है। तो उसके नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? 4 फैक्टोरियल। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर, 4 फैक्टोरियल होल स्क्वायर इंटू 5c4। समझ रहे हो? सेकंड, सेकंड देखो, सेकंड में हमसे पूछा है कि ऑल गर्ल्स आर टुगेदर। अब सारी लड़कियों को क्या करना है? साथ में बैठाना है, सारी लड़कियों को साथ में बैठाना है। तो उसके नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? सारी लड़कियों को साथ में बैठाने के नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? फिर से ले लो ये सर्कल, है ना। अब लड़कियां साथ में आ गई, G1 G2 तो बंडल मेथड। साथ में बैठाना है, कीपिंग थिंग्स टुगेदर, बंडल मेथड।
तो इन लड़कियों को मैंने साथ में बैठा दिया और लड़के अपने B1, B2, B3, B4, B5, है ना। तो पहले तो ये सर्कल में कितने वेज में बैठ सकते हैं, पहले तो ये 5 लड़के और ये बंडल 6, तो ये सर्कल में बैठ सकते हैं 6 - 1 फैक्टोरियल वेज में। क्लियर है। उसके बाद ये लड़कियां जो है वो आपस में पोजीशन इंटरचेंज कर सकती है ना, सो इनटू 4 फैक्टोरियल। तो आंसर क्या आएगा, 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। क्लियर है। चलो क्वेश्चन कर लेते हैं एक और, इसको तुम ट्राई करो इस क्वेश्चन को। How many different necklaces can be made from 10 different beads such that 3 particular beads always come together? पहले तो जो बीड्स का केस है उसमें क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट मैटर नहीं करता, तो उसमें नंबर ऑफ वेज कितने होते हैं, 1/2 इंटू n - 1 फैक्टोरियल। ठीक है, देखो यहाँ पे मेरे पास 10 बीड्स है, ठीक है, 10 मनी है। उन 10 मनी को मुझे सर्कल में अरेंज करना है, ठीक है, B1, B2, B3 ऐसे मान लो। देख रहे हो, अब मैं परमुटेशन का यूज ही नहीं कर रहा। अगर मुझे सेलेक्ट करके अरेंज भी करना है ना, तो मैं पहले सेलेक्ट कर रहा हूँ उनको कॉम्बिनेशन से और फिर उनको इनटू फैक्टोरियल करके अरेंज कर रहा हूँ। तो जनरली हम लोग परमुटेशन का यूज़ नहीं करते ज़्यादा। और ये तीनों साथ में रहने चाहिए हमेशा, ये तीनों क्या है, हमेशा साथ में रहने चाहिए। पहले तो कितनी नंबर ऑफ एंटिटीज़ है, 7, और ये एक बंडल 8। इन 8 एंटिटीज़ को मैं कितने वेज में अरेंज कर सकता हूँ, तो ये बीड का सवाल है, तो n - 1 फैक्टोरियल बाय 2, सो 8 - 1 फैक्टोरियल 1/2 इंटू 8 - 1 फैक्टोरियल। अब इसके बाद ये जो 3 बीड्स है जिनका मैंने बंडल बनाया है, ये भी आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, सो इंटू 3 फैक्टोरियल। तो आंसर क्या हो जाएगा फाइनल, 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल बाय 2। क्लियर हो गया सभी को, किसी को कोई डाउट है इसमें, बताओ। नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अपना डिवाइडिंग इनटू ग्रुप्स, ग्रुप्स में डिवाइड करना। तो इसको तो मैं डायरेक्टली एग्जांपल से समझा रहा हूँ, बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है। ग्रुप्स में डिवाइड करना समझ लो। पहले तो ग्रुप्स ऑफ अनइक्वल साइज, ठीक है, अनइक्वल हो या फिर इक्वल हो मैटर करता है यहाँ पे, इसीलिए तो ग्रुप्स ऑफ अनइक्वल साइज, मुझे 10 लोगों को 6 और 4 के ग्रुप में बांटना है, 6 और 4 के ग्रुप में। तो कितने वेज में मैं बांट सकता हूँ, पहले तो मैं 10 में से 6 लोगों को सेलेक्ट करूँगा, उनका एक ग्रुप बन जाएगा। अब जो बचे हुए 4 हैं उनका अपना अपने आप एक ग्रुप बन जाएगा यार दूसरा। तो आंसर क्या आ गया इसका, आंसर आ गया 10 फैक्टोरियल। फाइनल आंसर पे ध्यान देना, क्योंकि फाइनल आंसर से ही हम लोगों को एक शॉर्टकट मिलेगा, 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 1। तो ये आया अपना फाइनल आंसर, 10 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। 6 और 4 का ग्रुप था, 10 लोग थे टोटल, तो आंसर आया ये। आंसर पे ध्यान दो, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मान लो मुझे 10 लोगों को 5 और 3 और 2 के ग्रुप में बांटना है, 3 ग्रुप में बांटना है, तो पहले मैं क्या करूँगा, पहले तो मैं 10 में से 5 लोगों को सिलेक्ट करूँगा, उनका एक ग्रुप बन गया। अभी 5 लोग रिमेनिंग है, उसमें से 3 लोगों को सिलेक्ट करूँगा, उनका सेकंड ग्रुप बन गया। और जो बचे हुए 2 लोग हैं उनका अपने आप एक ग्रुप बन जाएगा यार ठीक है। तो आंसर क्या आएगा इसका, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 1। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आया, 10 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। मतलब ध्यान दो, अगर तुम्हें अनइक्वल साइजेस के ग्रुप बनाने हैं, 5 3 2 का एक ग्रुप बना, तो डायरेक्टली तुम यहाँ पे डिवाइड कर दोगे उनके फैक्टोरियल से। अगर मुझे 20 लोगों का ग्रुप बनाना होगा, 10 6 और 4 का, तो आंसर क्या आएगा, 20 फैक्टोरियल बाय 10 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। शॉर्टकट समझ में आ रहा है। बट ये किसके लिए है, ये है ग्रुप्स ऑफ अनइक्वल साइजेस के लिए। कोई भी साइज यहाँ पे इक्वल नहीं है, 6 और 4 है, 5 3 और 2 है, ठीक है।
अब देखते हैं ग्रुप्स ऑफ इक्वल साइजेस के लिए। अब मुझे नंबर ऑफ वेज चाहिए डिवाइडिंग 4 पीपल इनटू ग्रुप्स ऑफ 2 and 2। ध्यान देना यहाँ पे। पहले तो तुम यहाँ पे कहोगे कि 4 से 2 कर लो सर। 4 से 2 करके क्या करो फिर, बचे हुए में से 2 से 2 कर लो। करेक्ट है। तो आंसर क्या आएगा, 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। करेक्ट है, ये करेक्ट है। बट हुआ क्या इसमें, अब देखो 4 से 2 मतलब मैं 4 में से 2 को सेलेक्ट कर रहा हूँ। अगर मैंने मान लो ए बी सी डी 4 पर्सन है, इसमें से मुझे 2 2 के ग्रुप्स बनाने हैं। अगर मैं ए बी को सिलेक्ट करूंगा तो सी डी अपने आप दूसरा ग्रुप बन जाएगा, और जब मैं सी डी को सिलेक्ट करूंगा तो ए बी अपने आप एक ग्रुप बन जाएगा। तो ये दोनों तो सेम ही है, ए बी कॉमा सी डी या फिर सी डी कॉमा ए बी, दोनों तो सेम ही है। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि ये ग्रुप से इक्वल साइजेस के। तो 2 फैक्टोरियल से मुझे यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा फर्दर। समझ रहे हो, आ रहा है समझ में। चलो एक और इस पे करते हैं। नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग 12 पीपल इनटू ग्रुप्स ऑफ 2 ग्रुप्स ऑफ साइज 3 एंड 3 ग्रुप्स ऑफ साइज 2। सो क्या हो जाएगा, 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, देखो 2 ग्रुप्स ऑफ साइज 3, तो साइज 3 के 2 ग्रुप्स है तो 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 3 ग्रुप्स है साइज 2 के, तो 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये तो अपना नॉर्मल सा आ गया जैसे हम लोग अभी तक करते हैं। बट तुम्हें यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा जो सेम नंबर के ग्रुप्स है। तो साइज 3 के 2 ग्रुप्स है ना, साइज 3 के, तो 3 फैक्टोरियल साइज से तुम लोग डिवाइड कर दोगे, इनटू साइज 2 के 3 ग्रुप्स है तो इनटू 2 फैक्टोरियल। साइज से तुम्हें क्या करना है, डिवाइड करना है बाद में, समझ रहे हो। अगर यहीं पे ऐसा होता डिवाइड 12 पीपल इनटू दिस दिस दिस, तो तुम लोग कर लेते आसानी से। ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही ईजी सा कॉन्सेप्ट था, इसलिए मैंने जल्दी से खत्म कर दिया उसको। सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एटलीस्ट वन को सिलेक्ट करना तो मैं करके दिखाता हूँ पहले, उसके बाद तुम करो अगला क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है, चिंता मत करो इस पर। एक बास्केट कंटेन्स 5 डिफरेंट फ्रूट्स, इन हाउ मेनी वेज ए पर्सन कैन सेलेक्ट एटलीस्ट 1 फ्रूट। तो एक बास्केट है, ट्याऊं 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 ट्याऊं। इस बास्केट में ना 5 फ्रूट्स है, 1 2 3 4 5। इसमें से मुझे कितने नंबर ऑफ वेज में मैं एटलीस्ट एक फ्रूट को सेलेक्ट कर सकता हूँ, मतलब एटलीस्ट एक फ्रूट को तो सेलेक्ट करना ही है। तो इसको सॉल्व करने के एक्चुअली 2 मेथड्स हैं, 2 मेथड्स हैं। दोनों मेथड मैं यहाँ पे तुम्हें बता देता हूँ, दोनों में से जो आसान लगे वो मेथड तुम यूज़ कर सकते हो, ऐसे या फिर ऐसे किसी भी और टाइप के क्वेश्चन के लिए। मुझे तो मेथड 1 आसान लगता है, मैं तो वही यूज़ करूँगा, जो कि हमने किया भी है जो कि हमने इस लेक्चर में किया है पहले। देखो मेथड 1 क्या हो जाएगा, अब मैं फर्स्ट फ्रूट के पास जाऊँगा। अब मैं उसको चूज़ कर सकता हूँ या फिर चूज़ नहीं कर सकता, सेलेक्ट कर सकता हूँ या फिर नहीं कर सकता। तो मेरे पास वेज कितने हैं उसको सेलेक्ट करने के, 2। सेकंड फ्रूट के लिए 2, थर्ड फ्रूट के लिए 2, फोर्थ फ्रूट के लिए 2, सेलेक्ट करूँ या फिर ना करूँ, फिफ्थ फ्रूट के लिए 2। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, 32। बट इसमें एक ऐसा भी वे है जिसमें हम कोई फ्रूट सेलेक्ट नहीं कर रहे, फर्स्ट वाला भी नहीं, सेकंड वाला भी नहीं, थर्ड वाला भी नहीं, फोर्थ वाला भी नहीं, फिफ्थ वाला भी नहीं। तो उसको हमें उस एक बहरूपीय को बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें एटलीस्ट 1 फ्रूट तो सेलेक्ट करना ही है। तो -1, आंसर क्या आएगा, 32 - 1 दैट इज 31। ये हो गया मेथड 1 सॉल्व करने का। मेथड 2 क्या है, देखो बॉक्स में 5 फ्रूट्स है, मुझे एटलीस्ट एक फ्रूट को सेलेक्ट करना है। तो 5 में से मैं एक फ्रूट को सेलेक्ट करूं, 5 में से मैं एक फ्रूट को सेलेक्ट करूं तो 5C1 हो जाएगा वो। या फिर मैं 2 फ्रूट्स को सेलेक्ट कर सकता हूं तो +5C2, या फिर मैं 3 फ्रूट्स को सेलेक्ट कर सकता हूं 5C3, 4 फ्रूट्स को सेलेक्ट कर सकता हूं 5C4, या फिर पांचों के पांचों को सेलेक्ट कर सकता हूं 5C5। तो क्या आएगा ये ऐड करके, तुम्हें पता है NC0 + NC1 प्लस डॉट 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 NCN क्या होता है, 2⁻n होता है। ठीक है, हम लोग यहाँ से NC1 से ऐड कर रहे हैं, हम लोग NC1 से ऐड कर रहे हैं ना अपन लोग। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2⁻n - 1। तो आंसर क्या आएगा, 2⁵ - 1 दैट इज 31। दोनों से सेम आंसर आता है। मैंने कहा ना, एज लॉन्ग एज कि तुम्हारा लॉजिक करेक्ट है, तुम्हारा आंसर करेक्ट ही आएगा आंसर में कोई चेंज नहीं होगा। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ट्राई करो। सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट 1।
A room has 10 bulbs which can be switched on independently. In how many ways can the room be illuminated? Illuminated. तो कितने वेज है? एक तो तरीका ये हो सकता है कि 10 में से एक बल्ब ऑन है तो 10C1 प्लस 10 में से दो बल्ब्स ऑन है तो 10C2, ऐसे ऐड करके चले जाओ, वो भी 2 to the power 10 - 1 आएगा आंसर, वो भी करेक्ट है। या फिर मैं ये कर सकता हूँ कि फर्स्ट बल्ब जो है वो ऑन हो सकता है या फिर ऑफ हो सकता है, सेकंड बल्ब ऑन हो सकता है या फिर ऑफ हो सकता है, वैसे ही थर्ड बल्ब, फोर्थ बल्ब, ऐसे 10 बल्ब आ गए। और इसमें से मुझे एक वे को माइनस करना पड़ेगा जिसमें सारे के सारे बल्ब ऑफ है, क्योंकि रूम को तो एल्यूमिनेट करना ही है। तो 2 to the power 10 - 1, समझ रहे हो? कैलकुलेशन कितना ही होता है इसका, सारे के सारे पीएनसी के क्वेश्चंस का कैलकुलेशन बहुत कम होता है। चलो, अब कुछ एप्लीकेशन सीख लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सिलेक्शन के। एप्लीकेशंस क्या है? तो एप्लीकेशंस में एक्चुअली ये तो पूछा नहीं जाता आजकल, नंबर ऑफ डिवाइजर्स एंड सम ऑफ डिवाइजर्स, फिर भी मैं इसका फॉर्मूला तुम्हें बता रहा हूँ, फॉर्मूला क्या होता है। तो अगर किसी भी नंबर के तुम्हें नंबर ऑफ डिवाइजर्स एंड सम ऑफ डिवाइजर्स फाइंड करना है तो पहले तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो नंबर का, ठीक है। पहले क्या करना है, उस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो मान लो नंबर है एन, तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, P1 to the power α1, P2 to the power α2, P1 P2 ऑल आर प्राइम नंबर्स, ऐसे ही Pn to the power αn, ये उसका आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन। फिर अगर तुम्हें नंबर ऑफ डिवाइजर्स चाहिए, नंबर ऑफ डिवाइजर्स, तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स क्या होंगे, α1 + 1 इंटू α2 + 1 डॉट 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 αn + 1, ये होंगे नंबर ऑफ डिवाइजर्स। और उन डिवाइजर्स का अगर तुम्हें सम चाहिए, सम ऑफ डिवाइजर्स, तो सम ऑफ डिवाइजर्स क्या आएगा, सम ऑफ डिवाइजर्स क्या आएगा, तो वो तो होगा P1 to the power 0 प्लस P2 to the power 0। इसका प्रूफ भी है एक्चुअली, इसका प्रूफ भी हम लोग दे सकते हैं, बट अभी प्रूफ का टाइम नहीं है अपने पास। P1 to the power α1 है ना, α1 तक इसको ऐड कर दो, फिर इसमें इनटू P2 to the power 0 प्लस P2 to the power 1 प्लस डॉट डॉट डॉट, जहाँ तक पावर है वहाँ तक ऐड करना है, P2 to the power α2, और सबको मल्टीप्लाई कर देना है। Pn to the power 1 + 0, 0 से स्टार्ट होता है, ये ध्यान रखना, ये भूल जाते हैं काफ़ी बार, मैं भी भूल गया था अभी, 0 से स्टार्ट होता है वो, Pn to the power αn, ये होगा इसका सम ऑफ डिवाइजर्स। तो ये दो फॉर्मूले होते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन अभी तो पूछे नहीं जाते इतने, बट ठीक है। अभी कोई पूछ सकता है यहाँ पे कि इवन डिवाइजर्स कैसे निकालेंगे, है ना। इवन डिवाइजर्स, तो इवन डिवाइजर्स क्या, इवन डिवाइजर्स निकालने के लिए तुम्हें सबसे पहले ऑड डिवाइजर्स निकालने हैं और फिर उसमें से इवन डिवाइजर्स को माइनस कर देना है। अब अगर तुम्हें ऑड डिवाइजर्स चाहिए, मतलब तुम्हें 2 की कोई पावर नहीं चाहिए, तो यहाँ पे अगर मान लो P1 2 है, 2 to the power α1, तो इसको एलिमिनेट कर दो, इसको निकाल दो बाहर, बाकी जो बचा हुआ होगा वो तुम्हें ऑड डिवाइजर्स दे देगा। और फिर टोटल डिवाइजर से ऑड डिवाइजर्स को माइनस कर दोगे तो नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलो, प्रॉपर डिवाइजर्स निकालने हैं तो -2 कर दो, क्योंकि 1 एंड द नंबर इटसेल्फ दोनों को मैंने माइनस कर दिया तो मुझे नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स मिल गए। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ईजिली तुम उनको आंसर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइक ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, लाइक ऑब्जेक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन, और ठीक है, हो जाएगा ख़त्म जल्दी से, 2 घंटे में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, मतलब टोटल 2 घंटे में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइक ऑब्जेक्ट्स विदाउट रिस्ट्रिक्शन। तो यहाँ पे हम लोग लाइक ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट, चॉकलेट्स को बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया टीचर ने, तो डिस्ट्रीब्यूटिंग 5 लाइक बॉल्स इनटू 2 पीपल। तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं पार्टीशन मेथड। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइक ऑब्जेक्ट्स को हम सॉल्व करते हैं बाय व्हाट, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग पार्टीशन मेथड से। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं पार्टीशन मेथड से। पार्टीशन मेथड क्या होता है, देखो, अब मुझे 5 लाइक बॉल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है 2 पीपल में, तो यहाँ पे ले लो 5 बॉल, 3 4 5 ऐसे। अब अगर मुझे इसको 2 पीपल में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो मैं क्या करूँगा,
मैं एक पार्टीशन लगा दूंगा यहाँ पे। अब पहले तो मुझे ये बताओ, ये पार्टीशन लगाने से होगा क्या? अब ये पार्टीशन और ये बॉल्स कितने वेज में अरेंज हो सकते हैं? देखो, 5 बॉल्स है, एक पार्टीशन है, तो 6 फैक्टोरियल, 6 चीज़ें, 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय लाइक चीज़ें, 5 है तो 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल, उतने वेज में ये डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। और यही होगा हमारा आंसर, डिस्ट्रीब्यूटिंग 5 लाइक बॉल्स इनटू 2 पीपल। कैसे? अब ये पार्टीशन और बॉल कितने भी वेज में अरेंज हो सकते हैं, वो वेज हमें यहाँ पे मिल गए। तो उसमें सारे के सारे यहाँ पे मिल गए ना हमें। ये जो पार्टीशन है ये यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे होगा तो फर्स्ट पर्सन को 1 मिलेगा, सेकंड पर्सन को 4 मिलेगा। ये पार्टीशन यहाँ पे होगा तो फर्स्ट पर्सन को 3, सेकंड पर्सन को 0। ये पार्टीशन यहाँ पे होगा तो फर्स्ट पर्सन को 0, सेकंड पर्सन को 5। ये पार्टीशन यहाँ पे होगा तो फर्स्ट पर्सन को 5, सेकंड पर्सन को 0। मतलब इसके जितने भी अरेंजमेंट्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ वेज होंगे डिस्ट्रीब्यूटिंग 5 लाइक बॉल्स टू 2 पीपल। समझ रहे हो तुम ये चीज़? सो दिस इज पार्टीशन मेथड। ये क्या है? पार्टीशन मेथड है। चलो इसका एक और क्वेश्चन मैं करके दिखा देता हूँ, उसके बाद तुम लोग कर लो। क्वेश्चन देखो यहाँ पे। क्वेश्चन में मुझे फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 10 मैंगोज अमॉन्ग 3 स्टूडेंट्स विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। तो 10 मैंगोज को मुझे 3 स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 मैंगोज को मुझे 3 स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब अगर 2 पीपल में अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो एक पार्टीशन यूज़ कर रहा था मैं। अगर 3 पीपल में मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है तो मुझे 2 पार्टीशन यूज़ करने पड़ेंगे। 2 पार्टीशन यूज़ करूँगा तो 3 हिस्से हो जाएंगे। 2 पार्टीशन यूज़ करने से क्या हो जाएंगे? इसके 3 हिस्से हो जाएंगे। तो अभी क्या आएगा आंसर बताओ? अभी आएगा आंसर 10 मैंगोज है और 2 पार्टीशंस है। 10 मैंगोज और 2 पार्टीशंस, तो 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय लाइक कितने हैं? लाइक ऑब्जेक्ट्स, तो 10 मैंगोज एक जैसे हैं, 2 पार्टीशन एक जैसे हैं। सो दिस विल बी योर आंसर। अब यहाँ पे वो इस क्वेश्चन को मॉडिफाई कर सकते हैं थोड़ा सा। वो इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? इस क्वेश्चन को वो लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। वो मॉडिफिकेशन में मैं तुम्हें बता देता हूँ। वो लोग ये कहेंगे कि डिस्ट्रीब्यूट सच दैट ईच स्टूडेंट गेट्स एटलीस्ट 1 मैंगो। ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करो कि हर एक स्टूडेंट को 1 मैंगो तो मिलना ही चाहिए। तो क्या करोगे? 3 स्टूडेंट को पहले 1-1 मैंगो दे दो कि चल ले जा, हाँ निकल, 1-1 दो दे दिया। अब जो बचे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 है ना, ये 7 और ये 2, इनका अरेंजमेंट कर दोगे। समझ रहे हो तुम? चलो वही अपना अगला क्वेश्चन है। ट्राई करो इस क्वेश्चन को। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 10 mangoes, 6 apples and 4 bananas among 3 students such that every student gets at least 1 mango। तो 10 मैंगोज, 1 2 3 4 5 6 10। अब मुझे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है कि हर एक स्टूडेंट को 1 मैंगो तो मिलना ही चाहिए। मतलब 1 मैंगो सबको दे दो पहले। ये तो सबको क्या चाहिए? मिलना ही चाहिए। तो सबको मैंने क्या कर दिया? 1 मैंगो दे दिया। अब मुझे बाकी की जो चीज़ें हैं वो 3 स्टूडेंट में क्या करनी है? डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो मेरे पास कितने मैंगो है? 7 मैंगो है। 3 स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो 2 पार्टीशन यूज़ कर लूँगा मैं कहीं पे, ठीक है? 2 पार्टीशन। सिमिलरली यहाँ पर भी 2 पार्टीशन, यहाँ पर भी 2 पार्टीशन। तो ये मैंगो वाले केस में अब क्या हो गया बताओ? मैंगो वाले केस में ये तो अलग ही है, ये तो अलग ही है। ये तो सब में 1-1 मैंने दे दिया पहले, क्योंकि एटलीस्ट 1 हर किसी को देना था। तो ये वाले केस में अभी 7 मैंगोज़ है, 2 पार्टीशंस है। यहाँ पे 6 एप्पल्स है, 2 पार्टीशंस है। और यहाँ पे 4 बनानाज है और 2 पार्टीशंस है। तो इन सबको अरेंज करने के नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे बताओ? तो ये हो जाएगा 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल बाय, नहीं 8 फैक्टोरियल ना, 6 एप्पल और 2 पार्टीशन 8 हो गए ना। तो 8 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू
ये जो 4 बनाना था और 2 पार्टीशन है, ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, एंड दिस विल बी द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द थिंग्स विच आर अवेलेबल। क्लियर है सभी को? चलो एप्लीकेशन देख लेते हैं पार्टीशन मेथड का, कि पार्टीशन मेथड का एप्लीकेशन क्या होगा। फाइंड द नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के हमें नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन फाइंड करने, तो डायरेक्टली मैं ही बता देता हूँ क्यों इस पे टाइम हमें वेस्ट करना है। तो अगर इसके नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस मुझे फाइंड करने हैं तो मैं क्या करूँगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 10 है, तो मैं वैसे ही दौड़ूंगा, मैं 10 मैंगोज पकड़ लूँगा इसको, ये जो 10 है ना इसको मैं क्या मान लूँगा, 10 मैंगोज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। और मुझे ये 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं एक्स वाई जेड में, तो 2 पार्टीशन यूज कर लूँगा, एक्स वाई जेड का वैल्यू इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे हुआ है 2 4 4, या फिर ये पार्टीशंस भी इधर उधर होते रहेंगे, उस हिसाब से नंबर ऑफ वेज हमें मिल जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे, 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है, 12 फैक्टोरियल बाय 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब यहीं पे अगर मुझसे पूछता कि फाइंड द पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, कि मुझे सिर्फ पॉजिटिव ही चाहिए तो पहले तो एक्स वाई जेड को एक एक दे दो, है ना। तो नया इक्वेशन क्या बन जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 7, क्योंकि एक एक हमने सभी को दे दिया, पॉजिटिव चाहिए तो, और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो आ जाएगा आंसर 7 शायद 9 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, ऐसा आंसर आएगा। समझ रहे हो? तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जेई के स्टूडेंट्स हो, ऐसे वैसे नहीं हो तुम लोग इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एक्चुअली मैं ये पढ़ाना नहीं चाहता था क्योंकि इतना ईजी सा कॉन्सेप्ट है ना कि पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, फिर मैंने सोचा कि चलो कोई भी टॉपिक रहने नहीं देते हैं, क्योंकि मेरे टाइम पे जेई एडवांस में इसका क्वेश्चन आया था इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का, अभी भी मुझे याद है मेरे टाइम पे शिफ्ट 1 या शिफ्ट 2 में मैथ्स में ये क्वेश्चन आया था। तो इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमसे यही कहता है कि नंबर ऑफ वेज ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ वेज ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ वेज ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ वेज ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अगर इसको वेन डायग्राम से तुम देखना चाहो तो देख सकते हो, पता ही होगा तुम्हें, वेन डायग्राम से भी ये फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर सकते हैं, और एक्चुअली वेन डायग्राम से ही डेरिवेशन करते हैं इसका। दिस इज ए, दिस इज बी, देन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, बट ये ऐड करते टाइम बीच वाला पार्ट 2 बार ऐड हो गया, इसलिए एक बार उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला होता है, सेट्स में पढ़ा होगा तुम लोगों ने, इतने भी नल्ले नहीं हो ना तुम लोग कि ये फॉर्मूला पता नहीं है अगर ये फॉर्मूला पता नहीं है फिर तो मुश्किल है भाई ज़िंदगी। ठीक है, ट्याऊं 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 ऐसा आता है ये वेन डायग्राम इसका। ठीक है, चलो क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, ऐसा ही सेम क्वेश्चन आया था ऐसा ही हमारे टाइम पे। फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम, वो भी एडवांस में, पता नहीं उन लोगों ने शायद दे दिया, चलो यार इजी सा क्वेश्चन दे देते हैं बच्चों को बोल के। फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 विच आर डिविजिबल बाय एटलीस्ट 1 ऑफ 3 और 5। तो क्या करेंगे हम लोग, तो हम लोग ऐसे इंटीजर्स निकालेंगे विच आर डिविजिबल बाय 3, 1 to 100 में कितने होंगे, शायद 33 है ना, 3 से लेके 99 तक 33, प्लस हम लोग फिर निकालेंगे ऐसे इंटीजर्स जो डिविजिबल हो 5 से, और फिर हम लोग इसमें से माइनस कर देंगे ऐसे इंटीजर्स जो डिविजिबल हो बोथ, मतलब 3 and 5, दैट मीन्स डिविजिबल बाय 15। ओके, तो डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ मैं, 3 से डिविजिबल होने वाले कितने हैं, 33 है, 5 से होने वाले शायद 20 होंगे, और 15 से होने वाले 6 होंगे, 15 6 90, हाँ। तो आंसर कितना आएगा इसका, डायरेक्टली 47। तो बहुत ही ईजी सा ये एक कॉन्सेप्ट है, पढ़ाने की ज़रूरत तो वैसे नहीं पड़नी चाहिए इसको, बट ठीक है कोई बात नहीं। चलो डिरेंजमेंट, डिरेंजमेंट ये बहुत ही एक अच्छा सा टॉपिक है, इसके फॉर्मूला का डेरिवेशन भी होता है, इसका फॉर्मूला कैसा आता है उसका एक डेरिवेशन भी होता है, बट अपने पास अभी टाइम नहीं है तो डायरेक्टली हम लोग बस फॉर्मूला देखेंगे इसका डिरेंजमेंट का। तो डिरेंजमेंट क्या होता है, डिरेंजमेंट मतलब कोई भी चीज़ उसके सही जगह पे नहीं जा रही,
अरेंजमेंट मतलब सही जगह पे जा रही है, डिरेंजमेंट मतलब जो जहाँ पे चाहिए वहाँ पे नहीं जा रहा। जैसे अगर लॉक्स है मेरे पास, मान लो 10 लॉक है और 10 की है मेरे पास, तो ऐसे कितने वेज होंगे जिनमें कोई भी की उसके सही लॉक में ना हो, तो वो हो गया नंबर ऑफ वेज ऑफ डिरेंजमेंट। अगर मेरे पास लेटर्स मुझे सेंड करने हैं, 5 लेटर 5 लोगों को सेंड करने हैं, तो कैसे कितने नंबर ऑफ वेज है जिनमें कोई भी लेटर उसके सही आदमी तक ना पहुंचे। ये पूरा शैतान है ठीक है। तो उसके नंबर ऑफ वेज होते हैं, अगर n चीज़ें हैं तो नंबर ऑफ वेज ऑफ डिरेंजमेंट ऑफ n थिंग्स इज n फैक्टोरियल इंटू 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल। जहाँ तक तुम्हारी चीज़ें हैं वहाँ तक कर दो, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन से समझाता हूँ डायरेक्टली इसको। तो मेरे पास 5 लेटर है, 5 एनवलप है। सो व्हाट आर द नंबर ऑफ वेज इन विच नो लेटर गोज टू इट्स करेक्ट एनवलप? क्या होगा बताओ? तो ये तो होगा 5 फैक्टोरियल, है ना, n फैक्टोरियल से शुरुआत करेंगे और अंदर 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल माइनस 1/5 फैक्टोरियल। तो 5 n तक आना है, तो 5 तक हम लोग आ गए, खत्म यहाँ पे। और फिर इसको सॉल्व कर लो, द आंसर विल बी 44। आ रहा है समझ में? सो दिस इज कॉल्ड एज डिरेंजमेंट। ठीक है, चलो। सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ नंबर्स। तो ऐसा क्वेश्चन मुझे मिला था आरएमओ में, इतना इजी नहीं था, वो बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन था, बट सेम टाइप का था। और वहाँ पे जो मैंने लॉजिक लगाया था वही लॉजिक तुम्हें यहाँ पे बता देता हूँ मैं ठीक है, देखो। तो मेरा लॉजिक मैं बता रहा हूँ मैंने कैसे लगाया था। फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3। 1 2 3 डिजिट्स को यूज़ करके मैं कितने नंबर्स 3 डिजिट जो भी बना सकता हूँ, सभी के सभी नंबर्स, उन सभी नंबर्स का मुझे सम फाइंड करना है। ठीक है, तो मैंने लॉजिक कैसे लगाया था देखो। तो टोटल नंबर्स तो बनेंगे ऑब्वियसली 3 इंटू 2 इंटू 1, वैकेंट स्पेसिस फिल कर सकते हो, 3 प्लेसेस है, 3 डिजिट्स है, सो 6 नंबर्स बनेंगे, 6 नंबर्स। तो ये तो क्वेश्चन बहुत इजी हो गया, 6 नंबर है तो 6 नंबर्स लिख के तुम लोग ऐड कर सकते हो, 1 2 3 1 3 2, 2 1 3 2 3 1, 3 1 2 3 2 1, ऐसे डायरेक्टली लिख के तुम ऐड कर सकते हो। बट मान लो बड़ा क्वेश्चन आ गया, 5 6 डिजिट दे दिया, फिर कैसे करोगे? तो मैंने कैसे करा था देखो, 6 नंबर है तो ऑब्वियसली ये 6 नंबर्स यूनिफॉर्मली ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। जीरो तो नहीं है ना इसमें, डिजिट्स में, डिजिट्स में जीरो नहीं है, मतलब 1 से स्टार्ट होने वाले जितने नंबर्स होंगे उतने ही 2 से स्टार्ट होने वाले होंगे, उतने ही 3 से स्टार्ट होने वाले होंगे। समझ रहे हो तुम? तो 6 नंबर्स में से अगर मैं देखूँ तो यूनिट प्लेस पे 6 नंबर्स जो है ना, उनमें से यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस और 100 प्लेस। ठीक है, तो 6 नंबर्स है, तो 2 बार 1 आएगा, 2 बार 2 आएगा, 2 बार 3 आएगा यूनिट प्लेस पे यूनिफॉर्मली। सो यूनिट प्लेस जो है उसमें 2 बार आएगा 1, 2 बार 2 और 2 बार 3, इनको ऐड कर दो। टेंस प्लेस में भी 2 बार 1, 2 बार 2, 2 बार 3 आएगा, 6 नंबर से 3 डिजिट से। और टेंस प्लेस की वैल्यू क्या होती है? 10 होती है, सो इनटू मैं कर दूंगा इसको 10। और 100 प्लेस पे 2 बार 1 आएगा, 2 बार 2 आएगा, 2 बार 3 आएगा और इनटू 100, और फिर कर दो इन सभी को ऐड ऐड कर दो इन सबको, जो भी तुम्हारा आंसर होगा वही फाइनल आंसर होगा। तो 12 प्लस ये कितना हो जाएगा? 12 इंटू 10 120 प्लस 1200, कितना आएगा फाइनल आंसर? 1312 आई थिंक, यस। और तुम ऐड करके भी देख सकते हो सभी नंबर्स को, यही आंसर आएगा ठीक है, 1312। ठीक है, करके देख लेते हैं एक बार। करेक्ट तो किया है ना हम लोगों ने? 12 प्लस 120 प्लस, करेक्ट है। चलो 1322 आएगा ना शायद, वही मैं सोच रहा हूँ यार। छोटे छोटे कैलकुलेशन में मैं गलती कर देता हूँ, पता नहीं, सॉरी, रुको मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा अभी 1200 प्लस 120 कितना हो जाएगा? 023, हाँ 1320 प्लस 12, अच्छा 1332। हाँ, इतने बड़े बड़े मैंने समझा दिए तुमको कॉन्सेप्ट, और ये छोटा सा एडिशन मुझसे नहीं हो रहा 1332, 1332 उन नंबर्स का सम होगा। अगर मान लो यहाँ पे 4 डिजिट नंबर्स होते हैं, अगर मैं तुमसे बोलता फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स 4 डिजिट नंबर्स विच आर फॉर्म बाय द डिजिट्स 1 2 3 4। पहले तो नंबर्स कितने बन सकते हैं 4 डिजिट, सोचो। 4 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2, मतलब 24 नंबर बन सकते हैं, 24 नंबर।
मतलब 24 यूनिट डिजिट आएंगी, 24 10 डिजिट आएगी, 24 100 डिजिट, 24,000 डिजिट। अब इन 24 नंबर्स में से 4 डिजिट है, तो 6 बार 1 आएगा, 6 बार 2 आएगा, 6 बार 3 आएगा, 6 बार 4 आएगा। तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 6 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। टेंस डिजिट भी यही होगा, बट उसमें इंटू 10 करना पड़ेगा। 100 डिजिट के लिए इंटू 100, 1000 के लिए इंटू 1000, और सभी को ऐड कर दो, तुम्हारा आंसर तुम्हें मिल जाएगा। समझ रहे हो कॉन्सेप्ट? एक जो मैथमेटिक्स का स्टूडेंट होता है ना, रियल स्टूडेंट जो कॉन्सेप्ट को समझता है, वो फटाफट समझ जाता है सारी चीज़ें। ठीक है, रट्टा मारने वाले स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती। चलो, लास्ट कॉन्सेप्ट आज का, जो कि ये एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम। इसके बाद हम लोग करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और उसके बाद ये लेक्चर हो जाएगा खत्म। तो लेट p बी ए प्राइम नंबर एंड n बी ए पॉजिटिव इंटीजर, देन एक्सपोनेंट ऑफ p इन n फैक्टोरियल इज गिवन बाय। तो ये होता है एक्सपोनेंट। इसका डायरेक्टली क्वेश्चन समझा दो। फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 10 फैक्टोरियल। मतलब 10 फैक्टोरियल में 2 की हाईएस्ट पावर कितनी होगी, ये मुझे बताना है। तो इसका आंसर कैसे आता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 10/2 प्लस 10/2 स्क्वायर प्लस 10/2 क्यूब प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 10/2 to the power 4। वहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा था वही फॉर्मूला यहाँ पे लगा रहा हूँ मैं, प्लस डॉट डॉट डॉट। अब इसके आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो नंबर है इसके अंदर लिखा हुआ, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 10/16, वो तो जीरो हो जाएगा। ये जीरो हो जाएगा, मतलब इसके बाद वाला भी सारा कुछ जीरो होगा, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर कितना आएगा आंसर बताओ? 5 प्लस 2 प्लस 1, 9, 8 आएगा। सो ग्रेटेस्ट पावर ऑफ 2 इन 10 फैक्टोरियल इज 8। समझ रहे हो? ग्रेटेस्ट पावर ऑफ 2 इन 10 फैक्टोरियल इज 8। अब कई बार ऐसा पूछ लेता है, नंबर ऑफ जीरोज पूछ लेता है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ 100 फैक्टोरियल। तो जब भी तुम्हें नंबर ऑफ जीरोज पूछे ना, तो जीरोज एक्चुअली जीरो बनता कैसे है? 10 से। 10 कैसे बनता है? 2 और 5 से, 2 और 5 से। तो एक्चुअली 2 तो भरा पड़ा रहता है, 2 में 4 में 2 बार 2 है, 6 फैक्टोरियल में 6 में 2 है, 8 में 2 है। तो 2 तो भरा पड़ा रहता है किसी भी फैक्टोरियल में, 5 रेयर होता है। तो अगर तुम्हें 100 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोज पूछे, तो तुम उसमें 5 की कितनी पावर है देख लो, उतने ही नंबर ऑफ जीरोज बनेंगे। समझ रहे हो? चलो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ, फिर उसके बाद हम लोग इस लेक्चर को खत्म करेंगे। ट्राई करो इस क्वेश्चन को। ईजी है, ईजी। देखो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी तुम्हें दिखेंगे कितने ईजी है, और ये मैं लास्ट ईयर के क्वेश्चंस लाया हूँ। ये लास्ट ईयर के क्वेश्चन है सभी, 23 के। द नंबर ऑफ 9 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द डिजिट्स ऑफ द नंबर 1 2 3 4 1 2 3 4 1। ओके, 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड 1। तो इसके डिजिट्स यूज करके मुझे 9 डिजिट नंबर्स बनाने हैं, सच दैट इवन डिजिट्स ऑक्यूपाई ओनली इवन प्लेसेस। ओके, तो इवन डिजिट्स इवन प्लेसेस ऑक्यूपाई करे। ये फर्स्ट प्लेस है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये है फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ एंड नाइन्थ। तो इवन डिजिट इसमें से कौन से हैं? ऑब्वियसली 2 4 2 4। तो ये जो 2 4 2 4 है, ये इवन प्लेसेस ही ऑक्यूपाई करने चाहिए, और बाकी के जो 1 3 1 3 1 है, वो ऑड प्लेसेस पे होनी चाहिए। समझ रहे हो? इवन डिजिट्स ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस। तो ऐसे नंबर ऑफ वेज बताने। बताओ कितना इजी क्वेश्चन है, कितना इजी है, किस किसने कर लिया? देखो, तो इवन प्लेसेस वाले 4 प्लेसेस है, तो इनमें 4 डिजिट को मुझे अरेंज करना है, तो कितने हो जाएंगे? 4 फैक्टोरियल वेज। बट उसमें से 2 नंबर सेम है और बाकी के 2 भी सेम है, तो बाय 2 फैक्टोरियल, इन बाय 2 फैक्टोरियल, लाइक चीज़ है, अरेंजमेंट ऑफ लाइक थिंग्स है ना, इनटू। अब बाकी के जो 5 प्लेसेस है, उसमें मुझे 5 डिजिट्स को अरेंज करना है, तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, उसमें 1 जो है वो 3 टाइम्स आ रहा है, तो डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, और 3 जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है, तो इंटू 2 फैक्टोरियल। दिस इज योर फाइनल आंसर। खत्म। इसका आंसर आएगा 60। कैलकुलेशन हमेशा कम होता है पीएनसी में, लॉजिक ज़्यादा होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ट्राई करो इस क्वेश्चन को।
मेरे बचपन का सबसे फेवरेट चैप्टर है ये, पीएनसी। देखो, अ बॉय नीड्स टू सेलेक्ट 5 courses from 12 available courses, out of which 5 courses are language courses. If he can choose at most 2 language courses, then number of ways he can choose 5 courses is, टोटल कोर्सेस है 12 है टोटल कोर्सेस। उसमें से जो 5 है वो लैंग्वेज कोर्सेस है, और जो बाकी के बचे हुए 7 है वो अदर कोर्सेस है ना। और हमें कंडीशन क्या गिवन है, इफ़ ही कैन चूज एटमोस्ट 2 लैंग्वेज कोर्सेस, मतलब वो एटमोस्ट 2 लैंग्वेज कोर्सेस सेलेक्ट कर सकता है, ये कंडीशन है। तो कितने नंबर ऑफ वेज में वो कोर्सेज सेलेक्ट कर सकता है, कितने कोर्सेज लेना है, 5 कोर्सेज लेने हैं, ठीक है, 5 कोर्सेज। तो कितने वेज में कर सकता है, देखो एटमोस्ट 2 लैंग्वेज कोर्सेज ले सकता है, तो यहाँ पे केसेस बनेंगे, या तो वो लैंग्वेज कोर्सेज 0 लेगा और बाकी के 5 अदर कोर्सेज में से लेगा, तो 0 लैंग्वेज कोर्स और पांचों के पांचों दूसरे कोर्स। या फिर और आता है तो एडिशन रूल, और ही कैन सेलेक्ट 1 लैंग्वेज कोर्स एंड 4 कोर्सेज फ्रॉम द अदर कोर्सेज, और ही कैन सेलेक्ट 2 लैंग्वेज कोर्स एंड 3 कोर्सेज फ्रॉम अदर कोर्सेज। ऐड कर दो यार सभी को सॉल्व करके, 546 इज द आंसर। खत्म क्वेश्चन 30 सेकेंड्स में। पीएनसी इन 30 सेकेंड्स, नई सीरीज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ट्राई करो इस क्वेश्चन को। पीएनसी इन 30 सेकेंड्स, नई सीरीज लानी पड़ेगी मुझे, शायद मैं पीएनसी में गॉड बन चुका हूँ। द नंबर ऑफ इंटीजर्स ग्रेटर देन 7000 दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट्स 3, 5, 6, 7, 8। कितने इंटीजर्स मैं बना सकता हूँ इन डिजिट्स को यूज करके विदाउट रिपीटेशन। चलो ट्राई करो। 7000 से ग्रेटर नंबर, अच्छा तो पहले तो 7000 से अगर मुझे ग्रेटर नंबर बनाना है तो या वो नंबर तो पहले 4 डिजिट चाहिए ही, और 4 डिजिट में भी वो 7000 से ग्रेटर चाहिए, करेक्ट है। तो 6 से तो वो स्टार्ट नहीं हो सकता, वो 3, 5 से भी स्टार्ट नहीं हो सकता नंबर। अगर मैं 4 डिजिट नंबर बना रहा हूँ और मुझे 7000 से ग्रेटर चाहिए तो इन तीनों से स्टार्ट नहीं हो सकता। वो या तो स्टार्ट होगा 7 से, द नंबर कैन स्टार्ट बाय 7, और द नंबर कैन स्टार्ट विथ 8, ठीक है। अभी 7 को मैंने ले लिया तो 4 डिजिट बचे हैं, तो इनको फिल करने के तरीके कितने होंगे, 4 इंटू 3 इंटू 2। सिमिलरली 8 को अगर मैंने सेलेक्ट कर लिया तो कितने तरीके, 4 इंटू 3 इंटू 2, है ना। तो 24 यहाँ पे हो गए वेज, और यहाँ पे हो गए 24, दोनों को ऐड करके आ गए 48 नंबर्स। तो 48 पहले तो मैं 4 डिजिट नंबर बना सकता हूँ जो ग्रेटर होंगे 7000 से। अब सेकेंड चीज़ कोई सोचता ही नहीं है। यहाँ पे क्या बोला है, नंबर ऑफ इंटीजर्स बोला है ना, यहाँ पे थोड़ी बोला है कि 4 डिजिट ही बनाओ, 5 डिजिट भी तो बना सकते हो नंबर्स, और 5 डिजिट तो सारे के सारे नंबर 7000 से ग्रेटर होंगे, तो वो भी हमें ऐड करने पड़ेंगे। तो 5 डिजिट कितने नंबर्स बन सकते हैं, देखो 5 डिजिट है, 5 डिजिट से कितने नंबर बन सकते हैं 5 डिजिट वाले, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, या फिर डायरेक्टली लिख सकते थे 5 फैक्टोरियल। कितना आएगा ये, 120। तो टोटल नंबर्स कितने आएंगे, 4 डिजिट वाले सभी, प्लस उसमें ऐड करने पड़ेंगे हमें 5 डिजिट्स वाले। सो टोटल नंबर्स कितने होंगे, 48 प्लस 120, 168। इतने इजी क्वेश्चन आए हैं जेई में पीएनसी से। चलो एक और कर लेते हैं, ये तो बहुत इजी है। द नंबर ऑफ 7 डिजिट ऑड नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल द 7 डिजिट्स। इन सभी 7 डिजिट्स को यूज करके मैं कितने 7 डिजिट्स ऑड नंबर्स बना सकता हूँ। 7 डिजिट भी बनाने हैं और ऑड भी बनाने हैं। अच्छा पहले तो मैं डिजिट्स लिख लेता हूँ, 1 2 2 2 3 3 5, 1 2 2 2 3 3 और फिर 5। पहले तो अगर मुझे ऑड नंबर्स बनाने हैं तो मुझे यूनिट प्लेस पे ऑड डिजिट चाहिए, करेक्ट है। तो यूनिट प्लेस पे मैंने या तो मैं 1 ले सकता हूँ यूनिट प्लेस पे, या फिर 3 ले सकता हूँ, या फिर 5 ले सकता हूँ, और है ये सभी केसेस में क्या है, और है मतलब इनके नंबर ऑफ वेज को कैलकुलेट करके मुझे ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब एक प्लेस तो फिल हो गया।
अब बाकी के 6 प्लेसेस को फिल करना है इन तीनों में, तो इसमें सोचना पड़ेगा, जल्दबाजी नहीं, आराम से सोचेंगे, ठीक है। बोलो जुबान केसरी। तो एक तो मैंने यहाँ पे यूनिट डिजिट पे फिल कर दिया, अभी मेरे पास 6 प्लेसेस है और मेरे पास है 6 डिजिट्स। तो 6 प्लेसेस में 6 डिजिट्स को मैं 6 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकता हूँ, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ऑब्वियसली 6 डिजिट्स को 6 प्लेसेस में 6 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकता हूँ। बस उसमें जो 2 है वो 3 बार रिपीट हो रहा है, तो बाय 3 फैक्टोरियल, और 3 जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो बाय 2 फैक्टोरियल। सिमिलरली अगर यूनिट प्लेस में 3 है, अब मेरे पास बचे हैं 6 डिजिट, तो वो 6 फैक्टोरियल वेज में अरेंज होंगे, बट उसमें जो 2 है वो 3 बार रिपीट हो रहा है, तो बाय 3 फैक्टोरियल हमें करना पड़ेगा, बाकी कोई रिपीट नहीं हो रहा है, खत्म बात। अब यूनिट प्लेस में अगर 5 है, यूनिट प्लेस में 5 है, तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, सबको कैलकुलेट करके ऐड कर दो, योर आंसर विल बी टोटल नंबर्स equal to 60 plus 120 plus 60, 240 is the फाइनल आंसर। देख रहे हो कितना आसान है यार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन धाड़ 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 हुए जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही सॉल्व करने में। चलो नेक्स्ट, आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। हाँ, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और इसी के साथ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो चैप्टर है सारे के सारे, इसमें जितने भी टॉपिक्स आते हैं वो सारे टॉपिक्स मैंने तुम्हें बता दिए। और ये लास्ट वाला क्वेश्चन बंडल मेथड का क्वेश्चन है। The number of words with or without meaning that can be formed using all the letters of the word assassination so that the vowels occur together. vowels को साथ में रखना है यहाँ पे, और ये वर्ड भी बहुत ही गंदा सा है, assassination, कितना गंदा है, ऐसे लिख लेता हूँ अलग अलग, असे, अच्छा 2 बार ही ऐसे है क्या, ओके, तो असे, फिर 2 बार एस, और फिर INATION, ATION। तो अगर इसमें से मुझे वॉवेल्स को साथ में रखना है, तो वॉवेल्स कौन कौन से हैं, ए है ना, ए आई आई ओ, आई ओ, इनको मुझे साथ में रखना है, तो इनका एक बंडल बना देता हूँ, ये अब साथ में रहेंगे हमेशा। और बाकी के हैं लेटर्स बचे हुए हैं, एस 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 एन टी एन, ठीक है। तो ये हो गए वॉवेल साथ में, और बाकी के जो भी लेटर्स हैं वो हो गए बाजू में। अब इनको हमें करना पड़ेगा ध्यान से। इनको अरेंज करने के कितने वे थे, देखो स्टेप बाय स्टेप जाओ, लेयर बाय लेयर हम इसको रिवील करेंगे। तो पहले तो मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लेटर्स हैं टोटल। इस पूरे बंडल को एक ही लेटर मानेंगे क्योंकि ये तो हमेशा साथ में रहने वाला है। तो टोटल 8 है, तो 8 फैक्टोरियल। इसमें रिपीट होने वाले कौन से हैं, एस जो है वो 4 बार रिपीट हो रहा है, और जो एन है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, इनटू, अब इसमें भी अंदर ही अंदर अरेंजमेंट हो सकता है। इस बंडल में कितना अरेंजमेंट हो सकता है, 6 लेटर्स है तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अब इसमें भी लेटर्स रिपीट हो रहे हैं, तो ए रिपीट हो रहा है 3 बार, सो 3 फैक्टोरियल, और आई रिपीट हो रहा है 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। हो गया खत्म क्वेश्चन। नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे, 50400। तो पीएनसी में बस लॉजिक है, कैलकुलेशन तो छोड़ो, कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हें लॉजिक पकड़ लिया ना तो हो गया फिर क्वेश्चन खत्म हो गया। और इसके साथ पीएनसी विथ पीवाईक्यूज हमने कवर कर लिया है। पीवाईक्यूज ऑब्वियसली 20-30 तो मैं नहीं ले सकता इसलिए मैंने 6-7 पीवाईक्यूज उठाए और मैंने पीएनसी को कवर कर दिया। तो कल के लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्रोबेबिलिटी को खत्म करेंगे, फिर हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे चलेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय बाय।